बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में से प्रीवियस 15 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि उनके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और बेटे साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा होगा कि अगर ये क्वेश्चन जो है वो चेंज होके आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे होगे, तो वो भी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट डिटेलिंग जो है वो बताई जा रही होगी। अच्छा, इस वीडियो की खास बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है उन्हें कैटेगोरिकली अरेंज किया गया है, यानी आपको हाफ लाइफ के जो प्रीवियस 15 इयर्स के क्वेश्चन हैं 2008 से लेके 2022 तक वो एक ही जगह में मिल रहे होंगे। सिमिलरली जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है उसके सारे क्वेश्चन एक ही जगह में मिलेंगे। इसी तरह बेटे बायोलॉजिकल इफेक्ट के इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के तमाम क्वेश्चन एक ही जगह में मिल रहे होंगे। अच्छा, इससे फायदा आपको ये हो रहा होगा, एक तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर आपने हाफ लाइफ का टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है तो आपको नंबर एक में समझ आएगा कि एग्जामिनर ने किन क्वेश्चंस को ज्यादा टारगेट किया हुआ है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप एक खुद का कंपैरेटिव एनालिसिस कर पा रहे होगे कि अगर आपने हाफ लाइफ का टॉपिक प्रिपेयर किया है तो क्या आप उसमें आने वाले तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, आपको वो भी एनालिसिस मिल रहा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, आपको उस क्वेश्चन से रेलिवेंट जो टॉपिक है उसकी कंप्लीट डिटेल बताई जा रही होंगी, ताकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो आइए हम लोग आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो हाफ लाइफ है। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहला क्वेश्चन हाफ लाइफ के टॉपिक से नजर आ रहा है। कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुज नंबर ऑफ एटम्स भी आप लोगों को दे रखे हैं और डिके कांस्टेंट भी दे रखा है। अब स्टूडेंट्स, एक्टिविटी से रिलेटेड ये 2018 के पास पेपर का क्वेश्चन है। बच्चों को एक्टिविटी के बारे में उतने अच्छे से नहीं पता था, तो आपको भी एक्टिविटी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए एक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। बेटे एक्टिविटी की डेफिनेशन में जाने से पहले आपको एक बेसिक इक्वेशन से हम लोग ड्राइव करना शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे होते हैं, दो चीजें डिसाइड करती हैं कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे होते हैं। नंबर एक में तो कौन डिसाइड करेगा? बेटे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे होंगे। आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम शुरू में रखोगे डिके भी उतने ही ज्यादा होंगे, यानी शुरू में 1000 रख दिए तो एक हाफ लाइफ के बाद 500 डिके हो जाएंगे। अगर शुरू में 100 रखे तो एक हाफ लाइफ के बाद सिर्फ 50 डिके होने हैं। तो इसका मतलब है इनिशियल नंबर ऑफ एटम जितने रखोगे डिके भी उतने ही ज्यादा होंगे। डेल्टा एन ये बता रहा है कितने एटम डिके हो रहे हैं और एन बता रहा है कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे। और बेटे मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा जो ये बता रहा होगा कि नंबर ऑफ एटम टाइम के साथ साथ कम हो रहे हैं। और एक और फैक्टर जिस पे ये नंबर ऑफ एटम डिपेंड कर रहे हैं वो है टाइम। बेटे अगर आप डिके होने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हो तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ एटम है वो भी क्या डिके हो रहे होंगे, ज्यादा डिके हो रहे होंगे। तो ऐसा करें, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें। जो ही आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह की आएगी। डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी। इस इक्वेशन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। डिके कांस्टेंट भी यहीं से डिफाइन होगा, एक्टिविटी भी यहीं से डिफाइन होगी। अब ऐसा करते हैं, प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल एक्चुअली बी लैम्डा। और लैम्डा को बोलते हैं डिके कांस्टेंट। ये होता क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये मैं थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। तो फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो आ चुकी है और इसी इक्वेशन से हम जो है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। अब यहीं से पहला पैरामीटर जो हमें डिफाइन करना है वो है एक्टिविटी। आइए एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं। बेटे इस डेल्टा टी, ये जो हमारे पास डेल्टा टी आ रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करें। जो ही आप डेल्टा टी को उधर जाके डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा डेल्टा एन ओवर क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। और बच्चों देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, माइनस एन लैम्डा के बराबर आ रही है क्योंकि डेल्टा टी तो इधर आके डिवाइड हो गया। अच्छा, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है, ये जो मैं ब्रैकेट में ये जो हाईलाइटेड टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बेटे डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। मैं आपको बोल रहा हूँ ये वाली जो टर्म है बेटे, इसी टर्म का नाम क्या है, एक्टिविटी है। अच्छा, अब आप एक्टिविटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। आपको एक्टिविटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इनफैक्ट जो अभी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो भी एक्टिविटी से रेलिवेंट ही है। बेटे एक्टिविटी की पहली डेफिनेशन तो क्या होगी, डेल्टा एन क्या चीज है, जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं। टी क्या चीज है बेटे, टाइम। जब भी चेंज को आप टाइम से डिवाइड करो तो उसे हम रेट बोलते हैं।
तो नंबर एक तो बेटे एक्टिविटी क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये रेट ऑफ डिके है, यानी टाइम के साथ साथ कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो डिके हो रहे हैं, एक तो ये डेफिनेशन हो सकती है। और सेकेंडली आप एक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, देखो ये डेल्टा एन क्या चीज है, जितने नंबर ऑफ एटम्स क्या हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं बेटे। आप उसको डिवाइड कर रहे हो, जल्दी बोलिएगा किससे भला, टाइम से। तो आप एक्टिविटी को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे भला, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम के अंदर, या पर सेकंड बोल लो, चलो पर यूनिट टाइम बोल लेते हैं, यूनिट टाइम के अंदर कितने एटम जो है वो डिके हो रहे हैं बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो होपफुली आपको पहली बात एक्टिविटी समझ आ गई है। अब मैं एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ आपके सामने। बेटे एक्टिविटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, वो जब भी आपको एक्टिविटी मालूम करनी पड़े, माइनस तो हटा दो, वो नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है कि डिके हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला होगा एन लैम्डा। इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से समझ लें, ताकि एक्टिविटी से रिलेटेड आप तमाम क्वेश्चंस को अप्रोच कर पा रहे हैं। बेटे याद रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास लेमडा है उसके बारे में याद रखिएगा। जो लेमडा है बेटे, दैट इज एक्चुअली डिके कांस्टेंट, और ये एक पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब तक आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं बदलोगे, डिके कांस्टेंट नहीं बदलेगा, मतलब समझ लो ये एक कांस्टेंट है। और एन को ध्यान से सुन लो, एन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब मैं इसका लिख रहा हूं, एन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब एक सवाल आता है बच्चों से कि एक्टिविटी मालूम करो। बेटे एक्टिविटी मालूम करने के लिए समझ आ गई कि नंबर ऑफ एटम जितने प्रेजेंट होंगे उसको डिके कांस्टेंट को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, एक दूसरा सवाल आता है कि क्या एक्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है या बदलती रहती है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी चलते हैं। बेटे मैंने आपको बताया लैम्डा तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन मुझे ये बताओ मेरा बेटा, कि जो नंबर ऑफ एटम है वो तो टाइम के साथ साथ क्या करते रहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम टाइम के साथ साथ क्या होते रहते हैं, चेंज। तो जल्दी देखो, जो एक्टिविटी है उसका नंबर ऑफ एटम्स के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। और मैंने आपको बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते, ये बच्चों क्या करते रहते हैं, ये हमेशा डिक्रीज करते रहते हैं, किसके साथ साथ भला, टाइम के साथ साथ। अब इसका मतलब है डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब एक्टिविटी चेंज हो रही है। अब वो किसी खास टाइम के बाद एक्टिविटी पूछ ले कि भाई शुरू में एक्टिविटी इतनी थी, बताओ इतनी हाफ लाइफ गुजर गई है, अब एक्टिविटी कितनी होगी। अच्छा बेटे, अब देखो अगर मैं बोलूं कि हमने टाइम कितना दे दिया, वन हाफ लाइफ के जितना। एक एलिमेंट को अगर वन हाफ लाइफ के जितना टाइम दे दें, तो उसके नंबर ऑफ एटम जल्दी बताओ पहले से क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। बताओ बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स हाफ रह गए, तो एक्टिविटी भी तो क्या रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड कर रही है। स्टूडेंट बताइएगा, अगर मैं दो हाफ लाइफ गुजरने दूं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो पहले से 4 गुना कम हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो एक्टिविटी भी कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स। यानी मैं पहली कहानी ये बता रहा हूँ कि एक्टिविटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। और यहां से आपको ट्रेंड समझने में बड़ी आसानी होगी। वो कैसे होगा देखिएगा जल्दी से। बेटे क्या मैं इसको अमेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख लूं, a/2 की पावर 1 लिख लेते हैं। एक हाफ लाइफ गुजरी, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गया। क्या a/4 को हम a/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आपको ट्रेंड समझ आ रहा है कि एक हाफ लाइफ गुजरेगी, तो जो एक्टिविटी होगी उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1 आ जाएगी। दो हाफ लाइफ गुजरेंगी तो एक्टिविटी में जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है उसकी पावर 2 आ जाएगी। इसका मतलब है यहां से यू कैन फाइंड द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द एक्टिविटी। आप एक्टिविटी के लिए एक नया फॉर्मूला पता लगा सकते हो, जो कि क्या है, a/2 की पावर n। आप कभी भी नई एक्टिविटी पता लगा सकते हो, सिर्फ आपको अगर एक चीज बता दी जाए, क्या भला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। बेटे याद रखो, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद एक्टिविटी पहले, नंबर ऑफ एटम पहले से हाफ रह जाएंगे, लिहाजा एक्टिविटी भी हाफ रह जाएगी। दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद, बेटे दो हाफ लाइफ गुजरने के बाद आप बताओ जरा, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। जब 2 की पावर 2 करोगे तो एक्टिविटी 4 गुना कम हो जाएगी, 3 हाफ लाइफ के बाद 8 गुना कम हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है कि एक्टिविटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। और अगर वो ट्रेंड पूछे तो ये भी कहानी समझ आ गई। अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कि आपको एक्टिविटी के यूनिट्स जो हैं वो भी पता होने चाहिए कि एक्टिविटी को मैयर कैसे किया जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट बात करने जा रहा हूँ अबाउट द यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, क्योंकि जब न्यूमेरिकल जाएंगे तो ऑब्वियसली फॉर्मूले के साथ आपको यूनिट्स भी लिखना होंगे। अब एक्टिविटी के 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी का यूनिट है वो बैक्यूरल है, और याद रखो बैक्यूरल इसका एसआई यूनिट है।
अब ये 1 बैक्यूरेल होता क्या है? 1 बैक्यूरेल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यानी अगर 1 सेकंड में एक ही एटम डिके हो रहा है तो तब हम एक्टिविटी को बोलेंगे 1 बैक्यूरेल। इसी तरह देयर इज अनदर यूनिट फॉर द एक्टिविटी दैट इज क्यूरी। ये बड़ा यूनिट है। और 1 क्यूरी याद कर लो बेटे, कन्वर्जन भी पूछी जाती है। 1 क्यूरी जो है वो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। बट देयर इज अनदर यूनिट फॉर द रेडियो फॉर द एक्टिविटी जो कि है रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड की कन्वर्जन भी सीख लें, ये भी एक कंपैरेटिवली लार्जर यूनिट है। और 1 रदरफोर्ड जो है वो 10 रेज़ टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये एक्टिविटी के तमाम यूनिट्स जो है मैंने बता दिए। होपफुली आपको एक्टिविटी की कहानी जो है वो समझ आ चुकी होगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लोगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट। आपको उसने बता दिया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। देखो नंबर ऑफ एटम बता दिए और सेकेंडली डिके कांस्टेंट बता दिया और आपको बोला गया क्या ढूंढो बेटे? एक्टिविटी। अभी देखिएगा हमने एक्टिविटी का एक फॉर्मूला लिखा था एंड दैट वाज ए इज इक्वल टू एन लेमडा। यानी अगर हमें दो चीजें पता चल जाए, डिके कांस्टेंट और नंबर ऑफ एटम जितने मौजूद हैं, तो एक्टिविटी पता लगा लेंगे। अब n की वैल्यू देखो दी हुई है बेटे, कितनी है इधर देखो यहाँ पे 6.7 10 की पावर 21। आप राउंड वैल्यू ले लें, 6.7 की राउंड वैल्यू क्या बनेगी? 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बना? 21। और डिके कांस्टेंट देखो कितना दिया हुआ है? 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। इसकी भी राउंड वैल्यू ले लें, 8 लिख लें, 8.3 की राउंड वैल्यू 8 ही बनेगी और मल्टीप्लाई बाय बेटे 10 की पावर कितना बना? -10। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 7 56, ये 56 बना। बाकी 10 की पावर है प्लस का 21 और माइनस का 10, तो ये प्लस का 11 बनेगा। बेटे एक काम करो, एक डेसिमल आ जाओ किस साइड पे भला? लेफ्ट साइड पे आ जाओ। तो जितना लेफ्ट में जाए उतना पॉजिटिव, तो ये 5.6 बनेगा और 10 की पावर क्या बना? 12। और बताओ सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट कर रहे हो तो एक्टिविटी भी ऐसे यूनिट में आएगी, लिहाजा इसके यूनिट बनेंगे बैक्यूरल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आवर राइट आंसर इज चार्ली, जहाँ पे लिखा हुआ है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 बैक्यूरल। तो ये एक्टिविटी की कहानी होपफुली आपको समझ आ गई है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया दैट इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे वो पूछ रहा है कि अगर हम दो चीजों की रेशियो ले लें, किसकी भला? रेट ऑफ डिके की, किसके साथ? जितने नंबर ऑफ एटम्स उस टाइम मौजूद हैं, तो ये रेशियो क्या कहलाएगी? अच्छा, अब एक्टिविटी और डिके कांस्टेंट में 19-20 का फर्क है और आपको थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन जो है वो आंसर से बहुत दूर ले जाएगी। सुनिएगा इस बात को, समझिएगा बेटे। हमने अभी इक्वेशन जो पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं उसके बारे में दो चीजें डिसाइड कर रही हैं। बोलो कौन कौन? एक तो जितने नंबर ऑफ एटम तब मौजूद हैं वो, और एक कौन डिसाइड कर रहा है? टाइम। और याद करो हमने प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया था, तो जो कांस्टेंट था वो लैम्डा था, इसे हम बोल रहे हैं डिके कांस्टेंट। अब मैं यहाँ से डिके कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ। डिके कांस्टेंट की पहले वैल्यू पता लगाओ बेटे। अगर मैं नेगेटिव साइन को हटा दूं तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी बेटे वो बनेगी डेल्टा एन ओवर क्या बनेगी? एन और मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? डेल्टा टी। मैंने क्या किया बेटे? कुछ भी नहीं, बस ये एन को और डेल्टा टी को दूसरी साइड पे जाके क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब यहां से आप डिके कांस्टेंट की पहली डेफिनेशन लिख सकते हो। अच्छा आइए डिफाइन करते हैं कि पहले हम लोग डिके कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों बताओ ये जो डेल्टा एन ओवर एन क्या है? डेल्टा एन क्या चीज है? जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं। एन क्या चीज है बेटे? जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है। और आपने फिजिक्स में हमेशा पढ़ रखा है कि जब भी चेंज आ रहा हो और उसको ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करें तो उसको चेंज नहीं कहते, उसे फ्रैक्शनल चेंज कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था डेल्टा एल ओवर एल टेंसाइल स्ट्रेन, क्या बोलते थे? चेंज इन लेंथ बोलते थे? नहीं नहीं, हम इसको कहते थे ये क्या है? ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। तो याद रखो, जब भी चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करोगे तो बेटे इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं। तो सोच के बताओ, ये जो डेल्टा एन ओवर एन है बेसिकली ये क्या चीज है बच्चों? ये है हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम के कितने फीसद एटम डिके हो रहे हैं। ये है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स। तो बेटे क्या सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स आ रहा है? नहीं 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 सर, ये टाइम से डिवाइड भी हो रहा है। तो ये डेल्टा टी क्या चीज है? टाइम। तो आप डिके कांस्टेंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। आइए डिके कांस्टेंट की पहली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लैम्डा की जो पहली डेफिनेशन बनेगी वो मैंने लिख दी है। आप लोग लैम्डा मालूम करने के लिए यू विल बी फाइंडिंग क्या भला? फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, यानी कितने फीसद एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स
पर यूनिट टाइम या पर सेकंड बोल लो, चलो पर सेकंड बोल लेते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन में और डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन में बहुत, डिके कांस्टेंट बोल रहा हूँ, एक्टिविटी की डेफिनेशन में बहुत थोड़ा फर्क है। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड, इधर देखिएगा सारे बच्चे, ये क्या था, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड, और यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर सेकंड। तो लिहाजा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे एक अजीब बात पूछी हुई है, आइए मैं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखता हूँ। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करो, ऐसा करो, एन को टी की जगह पे ले जाओ, टी को एन की जगह पे ले आओ। आइए लेके आते हैं। तो बेटे लैम्डा का जो फॉर्मूला बनेगा वो डेल्टा एन ओवर क्या बना बेटे, डेल्टा टी बना, और साथ में एन हमने लिख लिया ऐसे ही। अब यहां से यू कैन हैव अनदर डेफिनेशन फॉर द डिके कांस्टेंट। जल्दी देखिएगा ये वाली चीज क्या है, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी क्या है बेटे, डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी तो बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डिके होता है, इसका मतलब है। और एन क्या चीज है, जितने नंबर ऑफ एटम्स उस टाइम मौजूद हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम दो चीजों की रेशियो ले लें, किस किस चीज की, रेट ऑफ डिके की, किसके साथ, जितने नंबर ऑफ एटम उस टाइम मौजूद हैं, उसे भी तो क्या बोलेंगे, डिके कांस्टेंट। सो यू कैन डिफाइन द डिके कांस्टेंट इन अनदर वे। बेटे दूसरी डेफिनेशन सुन लें, दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, क्या भला, देखो, रेट ऑफ डिके टू द नंबर ऑफ, rate of decay to the number of atoms present at that time। तो ये दो डेफिनेशन बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, ये दोनों डेफिनेशन है बच्चों किसकी भला, डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन है। और यहाँ से जल्दी से डिके कांस्टेंट की यूनिट भी देख लें। बच्चों मुझे ये बताओ कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये एन या ये एन, इसके कोई यूनिट नहीं है, टाइम यूनिट क्या है, सेकंड, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। तो डिके कांस्टेंट के अगर आपसे यूनिट्स पूछे जाएं तो डिके कांस्टेंट के यूनिट्स जो होंगे वो पर सेकंड होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सवाल जो है वहां से किस चीज की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो देखो बेटे, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिके टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो देखो बेटे, अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि अगर हम रेट ऑफ डिके की डेफिनेशन रेशियो ले लें किसके साथ, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम के साथ, तो ये बेसिकली किस चीज की डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिके कांस्टेंट ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके, आइए बेटे, अब कुछ जल्दी से आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन अगर आपने देख ली तो यहाँ से सारी चीजें ड्राइव कर सकते हो। अभी हमने देखा कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके होते हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स पे और बच्चों किस पे भला, टाइम पे। जल्दी बताओ, प्रोपोर्शन हटा के हमने क्या लगाया था, कांस्टेंट। तो यहाँ से हमने कांस्टेंट यूज किया था लेमडा एन डेल्टा टी। अब वो पूछ रहा है बताओ लेमडा की वैल्यू पता लगा के बताओ। तो यहाँ से जो ही आप लेमडा की वैल्यू पता लगाओगे तो बेटे ये डेल्टा एन और डेल्टा डी उधर जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मानेगा माइनस डेल्टा एन ओवर क्या बना, एन, और साथ में क्या आ गया डिनोमिनेटर में, डेल्टा टी। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ भी है बेटे, नेगेटिव के साथ भी है। तो अगर नेगेटिव के साथ दिया हुआ है तो ज्यादा बेहतर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो अभी हमने ड्राइव किया, ये फॉर्मूला आपके सामने है। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट भी आपके सामने है। इन द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट द इक्वेशन फॉर द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम। बोल रहा है नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स के लिए कौन सी इक्वेशन सही है। तो बेटे आज वो नंबर ऑफ डिकेइंग एटम को डेल्टा एच से डिनोट कर रहा है। बताओ जो नंबर ऑफ एटम डिके होने हैं वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहे होंगे, जल्दी बोलिएगा किस पे भला, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स पे, और किस पे बेटे, टाइम पे। और याद करो हमने प्रपोर्शन हटा के क्या लगाया था, कांस्टेंट। तो आइए इस कांस्टेंट को हम लेमडा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने के लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट की जगह के लिख देता हूँ, एन इंटू डेल्टा टी आ गया। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स डिके हो रहे हैं उनके लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो सही है। अब पहली बात है वो इक्वेशन पूछ रहा है, पहले दोनों ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि उनमें इक्वालिटी आ ही नहीं रही। अब रह गई बात, या बीटा ऑप्शन सही है या डेल्टा सही है। तो अब देखो हमारा नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स के लिए ज्यादा बेहतर इक्वेशन ये वाली होती है जिसमें कांस्टेंट आ रहा होता है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स आ रहे होते हैं और टाइम आ रहा होता है। तो बीटा और डेल्टा दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। बस डेल्टा में बेटे याद रखो उसने कांस्टेंट नहीं लगाया हुआ है, तो हमारा असल फॉर्मूला जो है वो कांस्टेंट के साथ आता है। तो राइट ऑप्शन होगा माइनस के एन इंटू डेल्टा टी। तो ये देखें वही इक्वेशन जो हमने ड्राइव की, और वो इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो बार बार जो है वो यूज हो रही है और उसी से ही तमाम आंसर जो है वो आ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ स्ट्रोंशियम इज 8.70 आवर्स, द डिके कांस्टेंट।
बेटे बहुत दफा उसने हाफ लाइफ दे के डिके कांस्टेंट पूछा और डिके कांस्टेंट दे के हाफ लाइफ पूछा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी पहले सीख लेना है। अच्छा, पहले तो आपको हाफ लाइफ और मीन लाइफ का मेन डिफरेंस पता होना चाहिए। मैं पहले हाफ लाइफ बता दूं, क्योंकि कभी कभार वो मीन लाइफ भी पूछ रहा होता है। तो बेटे हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ टाइम डिफाइन कर लेते हैं। ये टी हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन करते हैं। हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल्स एटम्स की तादाद पहले से हाफ रह जाती है। तो हम लोग बोलेंगे द टाइम ड्यूरिंग विच a radioactive element a radioactive element decreases the number of radioactive elements वैसे कहना चाहिए था, चलें, in which number of radioactive element decreases half of present हाफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी जो अभी वैल्यू है उससे जितनी देर में आधे रह जाएं, बेटे उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। यानी हाफ लाइफ टाइम को अगर डिफाइन करो तो आप बोलोगे वो टाइम जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने फीसद, बेटे 50% एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएं, डिके हो जाएं। या 50% को आप क्या लिख सकते हो, n/2, यानी आधे एटम जो है वो डिके हो जाएंगे। तो हाफ एटम डिके हो जाएंगे, n/2 बोल लो, या वन हाफ जो है वो डिके हो जाएंगे, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। अच्छा, कभी भी हमें हाफ लाइफ टाइम मालूम करना पड़े तो बेटे ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, वी कैन इजीली फाइंड द हाफ लाइफ टाइम। जो हाफ लाइफ टाइम होगा उसको मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला सुन लें। जो हाफ लाइफ टाइम है वो और डिके कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0.693 के बराबर होता है। तो बेटे यहाँ से जब भी वो हाफ लाइफ दे के डिके कांस्टेंट पूछे या डिके कांस्टेंट दे के हाफ लाइफ पूछे, यू विल बी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। लेकिन कभी कभार आपको याद रखना है 0.693 को वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिखता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट दोनों का प्रोडक्ट नेचुरल लॉग ऑफ 2 या 0.693 के बराबर होता है। बट देयर इज अनदर टर्म जो फ्रीक्वेंटली यूज हो रही होती है बेटे, उसे बोलते हैं मीन लाइफ टाइम। मीन लाइफ टाइम भी बोलते हैं, एवरेज लाइफ टाइम भी बोलते हैं, एवरेज या मीन लाइफ टाइम। बेटे एवरेज या मीन लाइफ टाइम क्या होता है, मीन लाइफ टाइम वो होगा जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने एटम डिके हो जाएंगे, 66% एटम डिके हो जाएंगे, या 66% बोल लो, या 2/3 एटम्स बेटे क्या हो जाएं, डिके हो जाएं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम। और अगर आपको मीन लाइफ टाइम मालूम करना पड़े तो बेटे मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है 1/λ। और बच्चों सोच के बताओ, जो मीन लाइफ टाइम है वो हाफ लाइफ टाइम से क्या होगा, बड़ा या छोटा, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। हाफ लाइफ टाइम वो है जिस दौरान 50% डिके होने, और मीन लाइफ टाइम वो है जिस दौरान 66% डिके होने। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर वो आपको हाफ लाइफ देके मीन लाइफ या मीन लाइफ देके हाफ लाइफ पूछे तो फॉर्मूला सुन लो। बेटे जो मीन लाइफ टाइम होता है उसके बारे में याद कर लो। जो मीन लाइफ टाइम है वो बड़ा होता है हाफ लाइफ टाइम से, और वो कितना होता है, मीन लाइफ टाइम जो है वो हाफ लाइफ टाइम्स का 1.4 टाइम्स होता है। यानी वो आपको बोले एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम जो है वो 100 आवर्स है, तो बताओ इसका मीन लाइफ टाइम कितना होगा। तो बेटे आप 100 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 140 आवर्स। तो ये कहानी हो गई बेटे किसकी भला, हाफ लाइफ की और मीन लाइफ की। तो अगर वो डिके कांस्टेंट दे के मीन लाइफ पूछे तो यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन, और अगर वो डिके कांस्टेंट दे के हाफ लाइफ टाइम पूछे तो यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन। तो आइए आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटे अभी वाले सवाल में उसने बताया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ टाइम बता दिया है, और वो आपको क्या पूछ रहा है, डिके कांस्टेंट पूछ रहा है। तो बच्चों अब हाफ लाइफ दे के डिके कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो अभी आपने पढ़ा क्या भला कि हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 0.693 होगा। अगर आपने सवाल को पढ़ा है तो आज वो आपको हाफ लाइफ टाइम दे रहा है 8.70 आवर्स, और डिके कांस्टेंट पूछा हुआ है। चलें बेटे लेमडा की वैल्यू पता लगाते हैं यहाँ से। जो लेमडा की हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0.693 ओवर बेटे क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा। और अच्छा एक काम करो, 0.693 को बेहतर अंदाज में लिख लो। अगर आप दो डेसिमल इधर चले जाओ तो 69.3 बनेगा। बेटा मैं 69.3 को अप्रोक्सीमेटली 70 लिख रहा हूँ, और दो डेसिमल राइट पे गए हैं तो 10 की पावर -2 लिख लो। अब टी क्या है, हाफ लाइफ टाइम कितना दिया हुआ है, 8.70 आवर्स। लेकिन हमें आवर्स में नहीं लिखना बेटे, सेकंड में लिखना है।
तो पहले तो 8.70 को 8.7 को 9 लिख लो, और 1 आवर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3600 सेकेंड्स। बेटे मुश्किल कैलकुलेशन आएंगी, आपको अप्रोक्सीमेशन के साथ जाना होगा। तो मैंने 8.7 को 9 लिख लिया, और आवर्स था उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड लिख लिया। अब देखो ये एक जीरो और एक जीरो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जल्दी देखो बेटे, ये कितना होगा, 7 5 35 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 50 आ गया। अब बेटे आपको सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ऊपर देखो हमारे पास सिंपली कह लें कि ऊपर बचा है 1 × 10⁻⁻² बचा है, और बेटे नीचे 9 × 50, 9 × 50 को लिख लें, आप कह लें 450 आ जाएगा, 9×5 = 45। और बेटे इसको मजीद आप अच्छा लिख सकते हो, 1 × 10⁻⁻², इसको लिख लें 45 × 10⁻1 इस +1 को ऊपर ले जाएं। तो जैसे ही इस +1 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर बनेगा कितना भला, 10⁻², पहले था एक और माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। अब मसला रह गया यहाँ से क्या बचा, 1/45। अब बच्चे कहते हैं सर 1/45 को कैसे डिवाइड करें, बेटे आपको सिंपल डिवीजन करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे रखो आप 1, और इसको डिवाइड करना है किससे भला, 45 से। अब डिवाइड नहीं हो रहा, डेसिमल लगाओ, यहाँ पे 10 हो गया, एक जीरो लगा लो, यहाँ पे कितना आ गया, 100। अब बताओ 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 90 आ जाएगा। हमारे पास कितना बचा, 10, एक और जीरो लगाओ, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 45 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 90 आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर आ रहा है, जब आप 1 को 45 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.022, और साथ में 10 की पावर क्या आ रहा है, -3। -3 का मतलब है आप 3 डेसिमल इधर लेफ्ट पे जा सकते हो। तो 3 डेसिमल जब लेफ्ट पे जाओगे, एक जीरो तो पहले है, 3 जीरो और लगाना पड़ेंगे, तो 0.0000 यानी 4 जीरो आएंगे, साथ में 22 आ जाएगा। और डिके कांस्टेंट के यूनिट बेटे पर सेकंड होते हैं, तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर आएगा, कैलकुलेशंस का तरीका होपफुली आपको जो है वो समझ आ रहा होगा। तो बेटे हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा वो 0.0000 यानी 4 जीरो आएंगे, और साथ में 22 आएगा, और डिके कांस्टेंट है तो यूनिट्स बेटे पर सेकंड होंगे। देखो सेकंड भी दिए हुए हैं, पर सेकंड भी दिए हुए हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो राइट ऑप्शन पर सेकंड वाला ही आएगा। तो ये समझ आ गई कि हाफ लाइफ देके डिके कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ पूछे, ये वाला फॉर्मूला। बेटे लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मथ हुज डिके कांस्टेंट। अब देखो पिछले में उसने हाफ लाइफ देके डिके कांस्टेंट पूछा था, वो डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। अब कहानी है बड़ी सिंपल, आपने वही स्टोरी जो है वो चलानी है जो हमने पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ होती है वो, और स्टूडेंट्स जो डिके कांस्टेंट होता है वो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 0.693 या नेचुरल लॉग ऑफ 2 के बराबर होता है। देखो आज हमने क्या कैलकुलेट करनी है, हाफ लाइफ। तो यहाँ से हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू पता लगा लो, वो आएगी 0.693 ओवर क्या आ जाएगा, डिके कांस्टेंट। अब जल्दी से बेटे वैल्यूज पुट कर दो, 0.693 इसको इधर ले जाओ, तो अब इसको 69.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। मैं 69 को भी 70 लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, साथ में 10 की पावर कितना बना, -2। अब मसला रह गया, वी आर गिवन विद द डिके कांस्टेंट जो कि कितना है, 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। मैं राउंड वैल्यू लिखूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है, +3 है। बेटे इस +3 को ऊपर ले जाओ, जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 10 की पावर -2 पहले था, +3 जब ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, यानी -5 आ गया। अब बाकी मसला रह गया, आपको 70 को 4 से डिवाइड करना है। ये लो मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ 70, उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो इधर देखो 4 1 दा 4 हुआ, बेटे कैरी कितना हुआ, 3, यहाँ पे क्या आ गया 0, और 7 4 28। तो ये ऑलमोस्ट 17 बन रहा है आपका आंसर। तो बेटे ये 17 बनेगा, और एक डेसिमल ऐसा करें इधर चले जाएं, तो ये बनेगा 1.7, और जब लेफ्ट पे गए हो तो एक प्लस करोगे तो -5 में एक ऐड करोगे तो -4 बनेगा, और हाफ लाइफ टाइम है तो यूनिट्स विल भी क्या बनेंगे बेटे, सेकंड बनेंगे। तो 1.7 10⁻⁴ सेकंड, तो इसके बिल्कुल करीब वाला ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है, 1.6 10⁻⁴ सेकंड विल बी राइट आंसर। बट कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन साथ में बता रहा हूँ, ताकि आपको मैथमेटिक्स में भी थोड़ी जो है वो बेटे आसानी रहे। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द हाफ लाइफ। इन द रिलेशन टी लैम्डा इंटू टी हाफ लाइफ जीरो, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। वो पूछ रहा है भाई लैम्डा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई लैम्डा जो है वो हमेशा यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी में नुमाइंदगी कर रहा होता है किसकी भला, डिके कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चों क्या भला, डिके कांस्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज रियली सिंपल क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द डिके कांस्टेंट एंड अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज। अब डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन बताओ। ऑप्शन अल्फा सही नहीं है, ऑप्शन बीटा भी सही नहीं है। आपने पढ़ा था डिके कांस्टेंट और जो हाफ लाइफ टाइम है इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0.693 के बराबर होता है। यहाँ से लेमडा की वैल्यू पता लगाएं तो दैट कम्स आउट टू बी 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास जो हाफ लाइफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो 0.693 ओवर हाफ लाइफ जो है वो डिके कांस्टेंट के बराबर है। ओके, हाफ लाइफ के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज रियली सिंपल क्वेश्चन। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिके कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिके कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिके कांस्टेंट, इनवर्सली। तो आपने अभी देखा जो हाफ लाइफ टाइम है वो और जो डिके कांस्टेंट है दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस कांस्टेंट को हटाएं तो हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट दोनों का स्टूडेंट्स क्या बनेगा, इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। यहाँ पे रियली सिंपल क्वेश्चन। द हाफ लाइफ ऑफ सोडियम इज विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ पेशेंट। तो हमारा जो पीटीबी है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसका जो पेज नंबर 253 है स्टूडेंट, वहाँ पे कुछ चीज़ों की हाफ लाइफ जो है वो बता रखी हैं। और वहाँ पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जो सोडियम 24 है उसकी जो हाफ लाइफ टाइम है वो एक्चुअली 15 आवर्स है। तो यहाँ पे मैंने साथ में एक ये पैच अटैच कर दिया है जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारी बुक में जिनके हाफ लाइफ टाइम मेंशन है वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जो सोडियम 24 है उसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो हमारे पास 15 आवर्स होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी 15 आवर्स। Let's move to the question number 11. A radioactive element has a half-life of 4 months. 3/4 of the substance will decay in. अच्छा, अब स्टूडेंट्स को हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में 1/4, 3/4, 1/8, 7/8, तो ऐसे क्वेश्चंस को लेके स्टूडेंट्स जो है वो समटाइम परेशान हो रहे होते हैं। तो पहले तो स्टूडेंट्स इस सवाल में जाने से पहले एक चीज़ सीख लें कि आपको रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही पता होने चाहिए। नंबर एक में आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स हैं, यानी अगर हमें अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो पता लगाने पड़े तो उसका जो जनरलाइज फार्मूला है स्टूडेंट्स को याद कर लें, वो एन नॉट ओवर 2 रेज टू पावर एन है। एन नॉट क्या है, एन नॉट के बारे में याद कर लें कि ये इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है या नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम बोल लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट कह लेते हैं इसको। ये नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो। और स्मॉल एन क्या चीज़ है, पहले भी बात हो गई कि स्मॉल एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। अगर एक हाफ लाइफ गुजर जाए, दो, तीन और इस तरह से। अच्छा, ये तो आ गया अनडिकेड का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कितने एटम जो है वो डिकेड हो गए। तो बेटे नंबर ऑफ एटम डिकेड, मतलब डिकेड एटम्स की बात करें तो कहानी बहुत आसान है। आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, एन नॉट, उसमें से जितने बाकी बचे हुए हैं यानी अनडिकेड, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये आपके सामने फॉर्मूला है किसके लिए भला, जितने नंबर ऑफ एटम्स क्या हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं। ओके, ये दो फॉर्मूला याद रखें। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक टेबल जो है इसको ध्यान से सीख लें तो आपको चीज़ें बहुत आसान होने जा रही हैं बच्चे। अच्छा, सबसे पहले बताओ अगर एक हाफ लाइफ गुजर जाए तो एक हाफ लाइफ के बाद जो है वो कितने अनडिकेड बचेंगे। तो अनडिकेड का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटे, अनडिकेड का फॉर्मूला क्या होता है, एन नॉट ओवर 2 रेज टू पावर एन। अब एक हाफ लाइफ गुजरी है तो आप एन की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो इसका मतलब है एक हाफ लाइफ के बाद आधे एटम जो है वो डिके हो जाएंगे। आधे मतलब 50% एटम जो है वो डिके हो जाएंगे या अनडिकेड रहेंगे। और डिके कितने होंगे बेटे, 50% ही क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि दो हाफ लाइफ के बाद कितने बाकी बचेंगे, अनडिकेट का मतलब है बाकी बचेंगे। तो बेटे अनडिकेट का फॉर्मूला क्या है, एन नॉट ओवर 2 रेज टू पावर एन। एन है जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। इसका मतलब है दो हाफ लाइफ के बाद जो अनडिकेट नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो एन नॉट बाई 4 होंगे। और बेटे अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना, मतलब ये भी पूछ सकता है कि दो हाफ लाइफ के बाद कितने परसेंट बाकी बचेंगे। तो अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जो भी आंसर आ रहा हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो जब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 25% आ रहा होगा।
अब बच्चों ये तो दो हाफ लाइफ के बाद जो बाकी बचे हैं, अब सवाल ये है कि दो हाफ लाइफ के बाद डिके कितने हो गए। तो बेटे डिकेड करने के लिए आप क्या करोगे, जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे उसमें से जितने बाकी बचे हैं, बताओ दो हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचे हैं, n0/4। अब जो ही सॉल्व करोगे ना आपका आंसर आएगा 3n0/4, यानी 3/4 जो है वो डिके हो गए। 3/4 को अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 75%। यानी आपको परसेंटेजेस भी याद कर लेनी है और डिकेड और अनडिकेड भी याद कर लेना है। इसी तरह मैं जल्दी से आप यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ पुट करते जाओ, अनडिकेड और डिकेड आते जाएंगे, तो ये सारी कहानी लिखी हुई है, सिर्फ मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ। तो 25% का और आधा होगा तो ये 12.5% जो है वो बाकी बचेंगे। उसका मजीद आधा होगा तो 6 पॉइंट जो है वो 25% जो है वो बाकी बचेंगे, और उसका मजीद आधा करोगे तो 3.125% जो है वो बाकी बचेंगे। डिके कितने हो गए यहाँ पे ऐड करते रहे, 75 में जब 12.2 ऐड करेंगे तो योर आंसर विल बी 87.5% जो है वो तीन हाफ लाइफ के बाद डिके हो जाएंगे। उसमें मजीद 6.25 ऐड करोगे तो ये 93 पॉइंट आपके पास कितना बनेगा, 75% बनेगा। और यहाँ पे 3.125 और ऐड करोगे तो 96.8, ऑलमोस्ट 96.825% जो है वो आपके पास आंसर आ रहा होगा। अच्छा बेटे यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको चाह रहा हूँ जहाँ पे गौर करना है आपको, अब जल्दी देखो एक हाफ लाइफ के बाद डिके कितने हो गए, 50%, यानी n0/2, और बचे कितने, वो भी n0/2। अब दो हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बच रहे हैं, n0/4, और दो के बाद डिके कितने हो गए, 3n0/4। अच्छा आपको डिनोमिनेटर को देख के हमेशा अंदाजा लगाना है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। जैसे कभी कभार बोलेगा कि 1/4 जो है वो अनडिकेड है, 1/4 क्या है, अनडिकेड। जल्दी फोर को बताओ क्या लिख सकते हो, हम फोर को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसका मतलब है लाजमी तौर पे कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अगर बोले 3/4 जो है वो डिके हो गए हैं, बेटे 3/4 डिके हो गए, आपने न्यूमिनेटर को नहीं देखना, आप डिनोमिनेटर को देखो। बताओ फोर को क्या लिख सकते हो, फोर को 2 की पावर 2 लिख सकते हो। तो जो ही फोर को 2 की पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है अभी भी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो मेरा बेटा हमेशा डिनोमिनेटर को देख के आपने अंदाजा लगा देना है। अब सोच के बताइएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका 1/8 जो है वो अनडिकेड है, बताओ 1/8 को देख के क्या पता चल रहा है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। इसका मतलब है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तीन हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। या वो आपको एक और कहानी बता सकता था, वो बोल सकता था कि 7/8 जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिके हो गए। तो बेटे आपने न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर में बताओ 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है अंडरस्टूड सी बात है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तीन। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को देख के ये पता लगा लो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। चलें आइए एक टेस्ट करते हैं। जल्दी बताइएगा बच्चों, अगर मैं बोलूँ कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका n0/32 जो है वो अनडिकेड है, n0/32 जो है वो अनडिकेड है। जल्दी बताओ कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। बेटे बताओ, आप 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। इसका मतलब है लाजमी तौर पे कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 5। या वो एक और स्टोरी कह सकता था कि भाई 31 n0/32 डिके हो गए हैं। तो आप ऊपर वाले फैक्टर को मत देखो, नीचे वाले 32 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो यानी 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 5। तो जब भी डिनोमिनेटर दिया हो तो आपने वहां से फौरी नंबर ऑफ हाफ लाइफ का अंदाजा लगाना है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, इट्स रियली इजी क्वेश्चन अगर आप उसको सुन रहे हो। तो बेटे उसने ये बताया कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है द हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ। उसने हाफ लाइफ टाइम बता दिया है, 4 मंथ है। 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन, बताओ कितना टाइम गुजरने के बाद 3/4 डिके हो जाएगा। बेटे मैंने हमेशा हमेशा बताया कि जो डिनोमिनेटर है उसको देख के हाफ लाइफ अंदाजा लगा लो। बेटे 3/4, फोर्थ को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 लिख सकते हो। इसका मतलब है लाजमी तौर पे कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब आपको दो हाफ लाइफ का टाइम बताना है, उसने एक हाफ लाइफ का टाइम बताया हुआ है कितना है, 4 मंथ। तो बताओ दो का कितना होगा, हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटे एक हाफ लाइफ का टाइम उसने बता रखा है हमें, व्हाट इज दैट, वो 4 मंथ्स है। तो सवाल ये है कि बताओ दो हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। तो बेटे क्योंकि दो हाफ लाइफ हमने पता लगा लिया कि दो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, तो दो हाफ लाइफ का जो टाइम आएगा दैट विल एग्जैक्टली बी क्या होगा, 8 मंथ्स होगा।
तो लिहाजा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना है। तो लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों क्या भला, 8 मंथ। ओके, एक और क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 60 मिनट्स। ओके, यानी 1 आवर है उसका हाफ लाइफ टाइम, 60 मिनट मतलब 1 आवर। ड्यूरिंग 3 आवर्स द परसेंटेज ऑफ मटेरियल दैट वुड डिके। बोल रहा है 3 आवर्स के बाद कितना डिके हो जाएगा। बेटे याद करो, अगर हाफ लाइफ टाइम 1 आवर है, उसने बता दिया जो हाफ लाइफ टाइम है हाउ मच दैट इज 1 आवर, 60 मिनट का मतलब 1 आवर। अब बच्चों सोच के बताओ, अगर मैं टोटल टाइम दे दूं कितना भला, 3 आवर्स का, तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है सोच के बोलिएगा। इसका मतलब है 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब 3 हाफ लाइफ के बाद आपको बताना है कितने फीसद एटम्स जो हैं वो डिके हो जाएंगे। अब या तो आपने वो परसेंटेजेस याद की होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था। बेटे ये वाली परसेंटेजेस आप देखो, 3 हाफ लाइफ के बाद कितने परसेंट जो है वो आपके पास डिके हो रहा है, 87.5%। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि आपको वो सारी कहानी भूल गई, परसेंटेजेस याद नहीं है, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे। बेटे देखो, पहले 3 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड बताओ। बेटे अनडिकेड का तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अनडिकेड का जो फॉर्मूला होता है वो n0/2 होता है। कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 3। तो ये n0/2 लिख लें। बेटे 2 कितना आएगा, 8। इसका मतलब है n0/8 जो है ये क्या हो गया है, अनडिकेड, बाकी बचा पड़ा है। अब अगला सवाल है फिर डिके कितना हुआ। तो अगर हम डिकेड की बात करें तो डिकेड होगा बच्चों कितना भला, 7n0/8। पता है ना, n0 में से n0/8 माइनस करोगे। अब आज वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना डिके होगा, वो कितने फीसद डिके हो गए। तो परसेंटेज कन्वर्जन के लिए बेटे आपका जो भी आंसर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से। ये देखो 12 8 96 तकरीबन 12 बनेगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 6 72, ये 84 बनेगा। और 84 के ज्यादा करीब आंसर जो है वो 87 वाला है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 87.5% आ जाएगा। तो 3 हाफ लाइफ के बाद जो एटम डिके हो जाएंगे वो 80। और समझ आ गई, अगर डिकेड पता लगाए तो नंबर ऑफ एटम डिकेड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बस उसको 100 से आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन radioactive mass decays from 64 ग्राम to 2 ग्राम in 20 days. What is the half life? वो है हाफ लाइफ टाइम बताओ। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, वो 64 ग्राम से कम होते होते 2 ग्राम रह गया। अब जब भी पूछे पहले इतना था अब इतना रह गया, तब कैसे सॉल्व करोगे, सुनो। बेटा इनिशियली कितना पड़ा था, 64 ग्राम। बताओ अगर मैं एक हाफ लाइफ का टाइम दूं तो एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना रह जाएगा, 32 ग्राम। एक और हाफ लाइफ का टाइम दूं तो 32 ग्राम से कितना रह जाएगा, 16 ग्राम। मजीद एक हाफ लाइफ का टाइम दोगे तो 8 ग्राम। मजीद एक और हाफ लाइफ का टाइम दोगे 4 ग्राम। मजीद एक और हाफ लाइफ का टाइम दोगे तो 2 ग्राम। तो देखो 64 ग्राम से 2 ग्राम रह गया ना। अब ये गिन लो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 1 2 3 4 और 5। और उसने बताया 64 ग्राम से बेटे 2 ग्राम होने में जो टोटल टाइम लगा, वो उसने बता दिया। जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 डेज। अब जल्दी आपने मुझे बताना है 64 ग्राम से अगर वो 2 ग्राम हुआ है तो कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। आपने अभी देखा काउंट करके कि 5 हाफ लाइफ। इसका मतलब वो आपको 5 हाफ लाइफ का टाइम बता रहा है। बेटे 5 हाफ लाइफ का जो टाइम है वो कितना है, 20 डेज है। जल्दी बोलो, एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। तो यहां से जो ही आप एक हाफ लाइफ का टाइम निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 20/5। तो 20/5 को जो ही आप सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी 4 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बेटे देख लीजिएगा कि अगर बोले पहले इतना था अब इतना रह गया है, तो ऐसे उसको कम करते करते नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता लगाने कितनी गुजर गई है, वहां से कहानी जो है वो कदरे आसान हो जाएगी। ये 2008 यूएचएस के पेपर का क्वेश्चन है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वांटिटी, अच्छा ये 2 दफा बेटे क्वेश्चन आया, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा होगा। द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम। द अमाउंट ऑफ यूरेनियम लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ। बतौर पूछ रहा है कि बताओ 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा। तो मेरा बेटा बताओ अभी कितना पड़ा हुआ है, 400 ग्राम। आप खुद सोच के बताओ, अगर एक हाफ लाइफ का टाइम दे दिया जाए तो ये एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 400 ग्राम से कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अगर एक और हाफ लाइफ का टाइम दे दिया जाए तो 200 ग्राम से कितना आ जाएगा, 100 ग्राम। अगर एक और हाफ लाइफ का टाइम दे दिया जाए तो 100 ग्राम से कितना आ जाएगा, 50 ग्राम। इट मीन्स कि आपने देख लिया 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। देख लो, एक के बाद वो 200 ग्राम हुआ था, 2 हाफ लाइफ के बाद वो 100 ग्राम हो गया, और 3 के बाद बेटे वो 50 ग्राम। तो अब वो यही पूछ रहा है कि बताओ 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद उसका रिमेनिंग मैस कितना होगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, 50 ग्राम हो जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन भी ये पीएमसी 2020 में आया कि इनिशियली देयर आर 400 एटम्स, आपको शुरू में नंबर ऑफ एटम 400 है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम आफ्टर 3 हाफ लाइफ, बोला 3 हाफ लाइफ के बाद। यू हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। 400 एटम्स पड़े हुए हैं, एक हाफ लाइफ के बाद बेटे कितने रह जाएंगे, 200। एक और हाफ लाइफ का टाइम दे दो तो कितने रह जाएंगे, 100। और एक और हाफ लाइफ, टोटल 3 है तो कितने रह जाएंगे, 50 एटम्स जो हैं वो हमारे पास बाकी बच रहे होंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों 50 एटम्स। तो ये बड़ी सिंपल कहानी है, इसको देख लीजिएगा। ले जी, दिस इज ऑल अबाउट द हाफ लाइफ। अभी हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन के टॉपिक पे जा रहे हैं, और जिसमें मैंने इंटरेस्टिंग काम ये किया है कि मैंने अल्फा बीटा और गैमा डिके के क्वेश्चन इकट्ठे नहीं लिए। मैंने अल्फा डिके के सारे क्वेश्चन एक ही जगह पे ला रहा हूँ, ताकि आपको अल्फा डिके बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो और क्वेश्चन भी अप्रोच कर पा रहे हो। इस तरह बीटा डिके अलग होगा और गैमा डिके अलग होगा। आइए बच्चों अल्फा डिके की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस पेज को जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आ रही हो आपसे रेलिवेंट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल रहा हो। और सेकेंडली बेटे, इस चैनल के ऊपर इस तरह के तमाम पास पेपर की वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप किसी भी टॉपिक के पास पेपर देखना चाह रहे हो तो वो आपको इसी फॉर्मेट में मिल रहे होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अच्छा सा नीचे कमेंट सेक्शन में बेटे कमेंट भी करें। ओके, अल्फा डिके के बारे में क्वेश्चन है कि एक एलिमेंट है, उसमें से 3 अल्फा पार्टिकल निकल गए तो उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा मैं आपको अल्फा डिके की सारी कहानी बता दूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हो। अच्छा, सबसे पहले तो आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में याद रखना है कि ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। बेटे जो अल्फा पार्टिकल है उसके बारे में दो चीजें याद रखिएगा। वो दो चीजें कौन सी हैं, नंबर एक में याद कर लो कि ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम है। ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 के साथ ये जा रहा होता है। और या आप सिंपली बोल लो तो याद रखो ये क्या है, ये हीलियम न्यूक्लियाई है। बेटे हीलियम के न्यूक्लियस का नाम जो है वो अल्फा पार्टिकल है। ओके, अब कभी कभार पूछा जाता है भाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास बताओ। तो याद रखो बेटे, जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका नंबर एक में याद कर लो कि उसका जो चार्ज होता है बेटे वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। और जो अल्फा पार्टिकल का मास है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होता है। ये भी पास पेपर में सवाल है। अब सवाल ये आता है कि जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर या मास नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से वो भी देख लो। बेटे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका नाम चले मैं एक्स रख लेता हूँ, जी उसका एटॉमिक नंबर है, ए उसका बच्चों क्या है, मास नंबर है। अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाए, अल्फा पार्टिकल को बेटे यूजुअली ऐसे लिखा जाता है हीलियम 2 और 4, लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ होता है। खैर वो बुक वाला 2 और 4 ही लिख रहा होता है। अब जल्दी बताओ, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अल्फा पार्टिकल जाते हुए 2 प्रोटॉन तो साथ ले गया ना, तो इसका मतलब है जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें 2 प्रोटॉन्स आपको कम मिलेंगे। तो जो एटॉमिक नंबर है बेटे उसमें कितने की कमी हो जाएगी, 2 की कमी हो जाएगी। और ये जो मास नंबर है ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी। तो पहली बात सुनो, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो नया एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर जो है उसमें कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। और मास नंबर में कितने की कमी हो जाएगी बेटे, 4 की। अब क्वेश्चन अभी जो आपके सामने आ रहा है उसमें एक अल्फा नहीं निकला, ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकले और उसने एटॉमिक और मास नंबर पूछा हुआ है। जब भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकले, यानी मैं बात कर रहा हूँ किसकी भला, एन अल्फा पार्टिकल्स अगर एमिट हो जाएं, एन अल्फा पार्टिकल्स अगर एमिट हो जाएं, तो फिर आपको एटॉमिक नंबर पूछा जाए या मास नंबर पूछा जाए तो सुन लो बेटे, एटॉमिक नंबर का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो Z-2n है। n क्या चीज है, जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। अगर बेटे एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 की कमी आ जाएगी। जब 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे तो आप n की जगह 2 पुट करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एटॉमिक नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। समझ आ रही है। और अगर n अल्फा पार्टिकल एमिट होने के बाद वो आपसे एटॉमिक नंबर ना पूछे, बल्कि आपसे पूछे एटॉमिक मास नंबर बताओ, तो बेटे एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला सुन ले, A-4n होगा। n क्या है, जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो निकल रहे हैं। दैट्स रियली सिंपल स्टोरी। ठीक है, मैं सवाल पे वापस जाऊंगा। अच्छा, अब अल्फा पार्टिकल में ये 2-3 चीजें तो आपने सीख ली। अब तीसरी चीज बेटे आपको जो सीखनी है वो ये है कि जब भी अल्फा डिके होगा ना उसकी एग्जांपल याद कर लो। बुक में एक एग्जांपल दी हुई है और क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है। सवाल ये था कि बताओ जो रेडियम है, चलें रेडियम में बात कर लेता हूँ। जो रेडियम है 88 और 226 वाला आइसोटोप,
अब सवाल ये था कि अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाए, बताओ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 2 और 4 वाला न्यूक्लियाई है बेटे। तो बताओ एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। मैथ नंबर में कितनी कमी होगी, 4 की, तो ये कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। और 86 बताऊं किसका एटॉमिक नंबर है, रेडॉन का। अब सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर रेडियम में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे पास पेपर में सवाल आते हुए हैं कि फलां में से कौन सा पार्टिकल निकले तो किस में कन्वर्ट होगा, सवाल आपके सामने आ रहे हैं। तो रेडियम में से जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडॉन में। अच्छा, अब अल्फा डिके के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ बेटे। जब भी अल्फा डिके होगा ना, तो याद रखिएगा अल्फा डिके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होंगे वो एक दूसरे के आइसोडायफर्स होंगे। ये आइसोडायफर्स क्या होते हैं, ये बता देता हूँ बेटा। मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में तमाम चीजें बता रहा हूँ कि अल्फा डिके के बाद क्या होगा। अल्फा डिके के बाद याद कर लें, जो पेरेंट एंड क्या है बच्चों, डॉटर न्यूक्लियाई हैं, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैं, दे आर आइसोडायाफर्स ऑफ ईच अदर। जल्दी से बता देता हूँ बेटे कि आइसोडायाफर्स क्या होते हैं, आइसोडायाफर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, ये आइसोडायाफर्स क्या होते हैं समझ लें बच्चों। फॉर एग्जांपल चले मैं बात करता हूँ, जैसे हमने रेडियम की बात की थी, ये रेडियम है, ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है। और ये जो रेडॉन है बच्चों, ये हमारा कौन सा न्यूक्लियाई है, डॉटर न्यूक्लियाई है। चलें, ये रेडॉन हमारा अल्फा निकलेगा तो रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं रेडियम की, अच्छा ये जो आइसोडायफर्स होते हैं इनके बारे में पहले बता दूं बेटे। आइसोडायफर्स क्या होते हैं, जिनका अटोमिक नंबर, बेटे जी याद रखो अटोमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका अटोमिक नंबर भी डिफरेंट होगा। बेटे ए मैथ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका मैथ नंबर भी डिफरेंट होगा और जिनके न्यूट्रॉन्स की तादाद भी डिफरेंट होगी। तो फिर सेम क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा दे हैव सेम न्यूट्रॉन एक्सेस। मैं आपको न्यूट्रॉन एक्सेस समझाता हूं जहां से आपको आइसोडायफर समझ आ जाएगा। बेटे न्यूट्रॉन एक्सेस का मतलब होगा कि आपने न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन्स की तादाद को माइनस करना है। न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन्स की तादाद को आपने क्या करना है, माइनस। इस टर्म को याद रखिएगा, हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन एक्सेस बोलते हैं। अच्छा आइए इस बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि जो रेडियम है बेटे, रेडियम का हमने देखा था जो अटोमिक नंबर है वो 88 है और जो मैथ नंबर है वो 226 है। जल्दी बताओ बेटे, रेडियम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं बेटे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो बताओ प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 88। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटे। न्यूट्रॉन्स मालूम करने के लिए आपने मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करना है, माइनस। तो जो ही 226 में से 88 को आप माइनस करोगे ना, तो जो आपका न्यूट्रॉन्स की तादाद आएगी बेटे वो 138 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो रेडियम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो 88 है, न्यूट्रॉन 138 है। बताओ कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो बेटे ऑब्वियसली न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब कितने ज्यादा हैं, तो ऐसा करो न्यूट्रॉन्स की तादाद में से प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कर दो, माइनस कर दो। बेटे न्यूट्रॉन कितने आए थे, 138, प्रोटॉन्स कितने आए थे, 88। आपका जो आंसर आएगा वो 50 आएगा। यानी रेडियम के न्यूक्लियस के अंदर जो 50 न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हैं। प्रोटॉन 88 थे, न्यूट्रॉन्स 50 हैं। तो दोनों का फर्क कितना, सॉरी न्यूट्रॉन्स 138 है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का। अच्छा अब रेडॉन को देखो, ये तो रेडियम था। अब बेटे रेडॉन को देखो, रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 86 है, जो मास नंबर है वो 222 है। तो जल्दी देख के बताओ जो रेडॉन है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, जितना एटॉमिक नंबर, दे आर एक्चुअली 86। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं बेटे, न्यूट्रॉन्स के लिए मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 136। बोलो कौन ज्यादा है, न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। अगेन न्यूट्रॉन ज्यादा है। अब सवाल है कितने ज्यादा हैं, तो डिफरेंस लो, ऐसा करो न्यूट्रॉन्स में से प्रोटॉन्स को क्या करो, माइनस करो। तो बेटे न्यूट्रॉन है 222 और प्रोटॉन्स हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स 136 थे। न्यूट्रॉन्स जो है बेटे वो 136 हैं और जो प्रोटॉन्स की तादाद है बेटे वो 86 है। जैसे ही दोनों को माइनस करोगे अगेन योर आंसर विल बी 50। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसका एटॉमिक नंबर 88, उसका एटॉमिक नंबर 86। दोनों का मैथ नंबर डिफरेंस, इसका मैथ नंबर 226, इसका 222। दोनों में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट, इसमें न्यूट्रॉन 138, इसमें न्यूट्रॉन 136। लेकिन दोनों में
जो न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन से ज्यादा हैं। देखो रेडियम में भी न्यूट्रॉन ज्यादा हैं और जो रेडॉन है उसमें भी न्यूट्रॉन ज्यादा हैं, और दोनों के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है वो प्रोटॉन से 50 ज्यादा है। तो ऐसी सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर एक्चुअली आइसोडायफर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? अच्छा, अब अल्फा डिके के बारे में दो बातें और सुन लो और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा अल्फा डिके के दौरान न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटे याद रखिएगा, अल्फा डिके के दौरान जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है वो क्या कर जाती है बच्चों? वो इंक्रीज कर जाती है। इसको इंक्रीज लिखना चाहिए था, मैं डिक्रीज लिख रहा हूँ। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है बच्चों बेसिकली क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ओके, अब बेटे अगली बात सुनिएगा, कभी कभार वो पूछेगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। वो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर बता देगा और पूछेगा कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। तो उसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला सुन लें कि अगर हमने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ढूंढने हैं तो बेटे उसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, जितना एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस आएगा उसको 4 से डिवाइड कर लो। क्या मतलब? चलो मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, चलें ये एक्स हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 88 है और मास नंबर है 232। मान लो इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए और जो नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन रहा है उसका एटॉमिक नंबर है 76 और मास नंबर है 208। अब सवाल ये है कि कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए ये बताओ। तो बेटे मैंने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल के लिए एक फॉर्मूला लिखा है, क्या भला? जितना मैथ नंबर का डिफरेंस आए उसको 4 से क्या कर दो? डिवाइड। बताओ पहले मैथ नंबर देखो कितना था? 232। अब कितना हो गया? 208। दोनों का फर्क ले लो। तो बेटे जैसे 232 में से आप 208 को माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 24 आ जाएगा, और उसको डिवाइड करो किससे भला? 4 से, तो आपका आंसर आएगा 6। इसका मतलब है कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं? 6 अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं। तो ये आपको अल्फा पार्टिकल से रेलिवेंट तमाम स्टोरीज जो है वो याद कर लेनी है, और आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे उनमें बेसिकली यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा होगा। अच्छा आइए बच्चों सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये इक्वेशन है, एक्स है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर बताया हुआ है, उसमें से 3 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। बताओ 3 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा और मास नंबर पे? बेटे मैंने एन अल्फा पार्टिकल के लिए एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला बताया था, क्या था? Z-2n। एन है जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। बताओ कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं? 3 अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो जो नया एटॉमिक नंबर होगा वो Z-6 हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द मास नंबर। अगर हम लोग मास नंबर की बात करें तो एन अल्फा पार्टिकल के बाद मास नंबर का फॉर्मूला क्या था? A-4n था। एन है जितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। बेटे कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं? 3। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, जो मास नंबर होगा उसमें 12 की कमी आ जाएगी और जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें 6 की कमी आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। जो एटॉमिक नंबर है वो Z-6 हो जाएगा और मास नंबर जो है वो A-12 हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकले तब तो हमें समझ आ रही होती है, अगर एक से ज्यादा अल्फा पार्टिकल निकले और वो एटॉमिक और मास नंबर पूछे तो उसकी कहानी आपके सामने है। Okay, बच्चों, let's move to the next question. That is really simple question. A naturally occurring radioactive element decays two alpha particles. The key word is there are two alpha particles emission. तो बताओ जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क पड़ेगा? बताओ एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? Z-2n। n है जितने अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। जल्दी बताओ, 2 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो जो ही 2 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो Z-2 × 2, तो एटॉमिक नंबर में कितने की कमी हो जाएगी? 4 की। और अगर हम लोग मास नंबर के बारे में बात करें तो बेटे जो मास नंबर होगा उसका फॉर्मूला A-4n होता है। n है जितने अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले हैं बेटे? 2 अल्फा पार्टिकल निकले हैं। तो हमारे पास जो नया मास नंबर होगा तो 4 × 2, यानी मास नंबर में कितने की कमी आ जाएगी? 8 की कमी आ जाएगी। तो एटॉमिक नंबर Z-4 और मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा कितना भला? 8। तो एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीजेस बाय 4 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 8, जो कि चार्ली ऑप्शन में देखें यही लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 18, अगेन अल्फा पार्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे वो पूछ रहा है ये है कि अल्फा डिके जब भी होगा तो एटॉमिक और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब भी अल्फा डिके होगा एटॉमिक नंबर जो होगा उसमें जो होगा वो 2 डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर में जो है वो 4 की कमी आ रही होगी। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा
डेल्टा जहाँ पे उसने लिखा हुआ है, जो ए है वो एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें 4 टाइम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जो जी होगा उसमें 2 की कमी हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है वो चार्ज क्या होगा। तो वीडियो के अल्फा पार्टिकल वाले पोर्शन में हमने डिस्कस किया कि अल्फा पार्टिकल डबली आयोनाइज्ड हीलियम है या हीलियम न्यूक्लियाई है। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो ट्वाइस दैट ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है दैट इज एक्चुअली द 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑन प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन में चूंकि चार्ज पूछा गया है तो लिहाजा अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होगा बेटे वो 2e आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब देखो, रेडॉन से रेडियम जो है वो बन रहा है, और एटॉमिक मास नंबर का फर्क बताया हुआ है कि 226 से 222 हो गया। इसका मतलब है मास नंबर जो है उसमें कितना कम हो रहा है, 4। और आप अभी ये सारी कहानी पढ़ते आए हो कि जब भी एक अल्फा डिके होगा तो मास नंबर में कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी, और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मौजूद हैं, बीटा और गैमा डिके भी मौजूद है, लेकिन वो वाले सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अल्फा डिके इज द ओनली डिके जहाँ पे मास नंबर चेंज हो रहा होता है। गैमा या बीटा डिके से मास नंबर पे कभी फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा डिके, मास नंबर 4 कम हो रहा है उसको देख के हमें समझ आ रही है बात। अच्छा बेटे, नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास बीटा डीके के बारे में है। तो बीटा डीके के बारे में पहले आपको कुछ जनरलाइज चीजें बता दूं आपको, और फिर आप लोग बीटा डीके के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली उसको जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो बच्चों, बीटा के बारे में सुन लो। पॉजिटिव बीटा भी होता है, नेगेटिव बीटा, बट हमारी बुक में मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव बीटा डीके के बारे में बताया हुआ है। नेगेटिव बीटा क्या है, ये कुछ और नहीं है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के दौरान इसको एनर्जी भी मिल रही होती है। तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, पहली बात ये सुन लो। ओके बच्चों, और दूसरी बात आपको बीटा पार्टिकल के बारे में याद रखना है कि जो बीटा पार्टिकल है इसका जो चार्ज होगा, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के जितना ही होगा, यानी माइनस ही होगा। और इसका जो मास होगा दैट विल एग्जैक्टली द सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि ये है ही इलेक्ट्रॉन। और अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से एमिट होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये न्यूक्लियस से एमिट हो रहा होता है, क्या ये आउटर मोस्ट शेल से एमिट हो रहा होता है, कैसे एमिट। तो मैं एक चीज बता दूं, ये जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली एमिट होता है, एमिट्स फ्रॉम, बच्चों कहाँ से भला, न्यूक्लियस से। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि भाई न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। तो बेटे एक चीज याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का एक खास तादाद से ज्यादा होना अनस्टेबिलिटी कॉज करता है। यानी जब न्यूट्रॉन एक खास तादाद से ज्यादा हो जाते हैं ना, तो वो न्यूक्लियस को अनस्टेबल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर होता क्या है कि न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए न्यूट्रॉन को डिके करेगा, न्यूट्रॉन की तादाद कम होगी तो वो स्टेबल होना शुरू होएगा। तो नेगेटिव बीटा डिके के दौरान क्या हो रहा होता है, एक न्यूट्रॉन टूटता है, वो क्या बना रहा होता है स्टूडेंट्स, एक प्रोटॉन बना रहा होगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन जिसको हमने नेगेटिव बीटा पार्टिकल बताया है वो बनेगा, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट हो रहा होता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से एक बच्चों क्या बन रहा है, प्रोटॉन, और एक क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन। और यही इलेक्ट्रॉन जो है ये जब न्यूक्लियस से एमिट होता है तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव बीटा बोल रहे होते हैं। ओके, तो एक कहानी तो ये होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि नेगेटिव बीटा डिके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटे एक बात याद रखो, जब भी नेगेटिव बीटा डिके होगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चों उसमें याद रखिएगा एक का इजाफा हो जाएगा। एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, जबकि मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब स्टूडेंट्स को ये बात नहीं समझ आ रही होगी तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि ये कहानी किस तरह से चल रही है। समझ लो बेटे, हमारे पास सोडियम था, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। अब सोडियम का जो न्यूक्लियस है, जल्दी देख के बताओ इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। बेटे जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। अब अगला क्वेश्चन है सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो तो 12 क्या है, न्यूट्रॉन्स। अब बच्चों मान लो एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो गया, जो ही एक न्यूट्रॉन डिके होगा तो बताओ, ये तो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये जो डॉटर न्यूक्लियस है, क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उतने ही मिलेंगे, नहीं।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो चुके हैं। बताओ कितने कम हो गए हैं? एक तो डिके हो गया, तो अब नए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने मिल रहे होंगे? 11 मिल रहे होंगे डॉटर न्यूक्लियस में। अच्छा, जब न्यूट्रॉन टूटा तो दो चीजें बनी, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। बेटे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बीटा, ये न्यूक्लियस से निकल आया। तो पीछे एक प्रोटॉन तो एडिशनल मिल गया ना हमें, 11 प्रोटॉन पहले थे, एक प्रोटॉन हमें एक्स्ट्रा मिला न्यूट्रॉन के टूटने से। तो अब जो नए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं वो 12 आ रहे हैं। तो बताओ प्रोटॉन्स की तादाद में एक का इजाफा हो गया। और बच्चों याद रखिएगा, प्रोटॉन्स की तादाद को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, लिहाजा एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाएगा? इंक्रीज। लेट्स टॉक अबाउट द मैथ नंबर। बेटे मैथ नंबर पता लगाने के लिए हमेशा आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड करते हो। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका सम बनेगा 23। मैथ नंबर की बात हो रही है, हम राइटिंग एटॉमिक नंबर ए लिखना चाहिए मुझे। मैथ नंबर जो होगा वो 23। अच्छा यहाँ भी देखो भाई, एक न्यूट्रॉन कम हुआ है तो प्रोटॉन भी तो एक बढ़ ही गया ना। तो अगेन दोनों का सम करके देखोगे, अगेन योर आंसर विल बी 23। तो आपके मैथ नंबर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा नेगेटिव बीटा डिके के दौरान, सिर्फ एटॉमिक नंबर पे फर्क पड़ रहा होगा, और एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो नेगेटिव बीटा डिके है, दिस इज द ओनली डिके वेयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। और किसी डिके के दौरान एटॉमिक नंबर में इजाफा नहीं होता। नेगेटिव बीटा डिके इज द ओनली डिके वेयर द एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रहा है। तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि बीटा डिके के दौरान एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा और मैथ नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जैसे मैंने रेडियम और रेडॉन की एग्जांपल दी, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल ना 5 दफा एमडी कैट के पेपर में आई है। वो एग्जांपल कौन सी है? याद रखो, जो थोरियम है, ठीक है, 90 और 234, अगर उसमें से बीटा पार्टिकल निकल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेटे बीटा पार्टिकल मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉन है, और अभी मैंने बताया नेगेटिव बीटा डिके में एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर 90 था, तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 91। और मास नंबर में कुछ फर्क नहीं बनेगा पड़ेगा, तो ये पी ए बनेगा। थोरियम जो है ये पी ए स्टैंड फॉर द प्रोटेक्टिनियम। मतलब ये 5 दफा जो है वो एमडी कैट के पेपर में क्वेश्चन आया कि जो थोरियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटेक्टिनियम में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा। तो एक ये एग्जांपल याद कर लीजिएगा बेटे। अच्छा, अब दूसरी बात वो ये पूछता है कि जब भी बीटा डिके होगा तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई, जैसे अल्फा डिके में पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई एक दूसरे के आइसोडायफर्स थे। अब यहाँ पे बेटे याद रखिएगा, बीटा डिके के दौरान सुन ले, नेगेटिव बीटा डिके के दौरान जो पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ये एक दूसरे के आइसोबार्स होंगे। ये आइसोबार्स क्या होते हैं बता देता हूँ। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर बच्चों क्या हैं? ये आइसोबार्स हैं। अच्छा, ये आइसोबार्स क्या होते हैं? बेटे आइसोबार्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि मास नंबर क्या होता है? सेम होता है। यानी समझ लो आइसोटोप्स के उल्ट हैं। तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि मैथ नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पेरेंट न्यूक्लियस का भी 234 था, डॉटर का भी 234 है। इसका मतलब है मैथ नंबर क्या मिलेगा? सेम। और लेकिन एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है बेटे, इसका एटॉमिक नंबर 90 था, इसका 91 है। तो ऐसी सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मैथ नंबर सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? आइसो बार्स बोलते हैं। या आपने आइसो बार्स, आइसोमर्स, आइसोडायफर, ये सारी जो है वो चीजें पढ़ रखी हैं। ओके। अच्छा, अब ये मैंने बीटा डीके के बारे में आपको मेजर मेजर स्टोरी बता दी। आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। वो ये बोल रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट थोरियम 90 और 234 इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टिनियम। देखो एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो रहा है, मैथ नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ होगा? ये लास्ट ईयर पास पेपर का क्वेश्चन है 2022 का। तो बेटे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बीटा, क्योंकि एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो रहा है। और मैंने बताया था नेगेटिव बीटा डिके इज द ओनली डिके वेयर द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, और किसी में एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बताया ये काफी दफा आया हुआ क्वेश्चन। तो द थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू। भाई थोरियम में से बीटा पार्टिकल निकल जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो बेटे अभी हमने रिएक्शन देखा तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा था? प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से हमें बार बार डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ भी देखो बेटे थोरियम 90 है और प्रोटेक्टिनियम 91 बन गया। साथ में क्या एमिट हो रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। अगेन देयर विल बी एन एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, क्योंकि एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो रहा है। नेगेटिव बीटा डिके इज द ओनली डिके वेयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ओके, ये 2008 यूएचएस का क्वेश्चन है।
बीटा रे एमिटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अच्छा, ये रे नहीं होना चाहिए था, वैसे बीटा पार्टिकल्स होते हैं। चलें खैर, अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल निकल रहे हैं तो हम उसे जैसे कैथोड रेज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, चलें उस फॉर्म में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस। बोला जो न्यूक्लियस के बाहर है वो एमिट हुआ है? नहीं नहीं, एन इलेक्ट्रॉन विच वाज एग्जिस्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बेटे, ये तो बेसिकली न्यूट्रॉन के डिके से बना था। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय द न्यूक्लियस एज ए रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। बोला न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन टूटा है, अभी हमने पढ़ा बेटे, एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके होगा, बनेगा क्या? एक प्रोटॉन बनेगा, साथ में एमिट होएगा एक बीटा पार्टिकल, और साथ में एंटी न्यूट्रिनोज एमिट हो रहे होंगे। तो यही जो बीटा पार्टिकल बन रहा है ये असल में न्यूट्रॉन के डिके से बन रहा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा बच्चों चार्ली। क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस गिव राइज टू। अगेन द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कि न्यूट्रॉन टूटेगा जब प्रोटॉन बनेगा, तो साथ में बच्चों कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा होगा? बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा होगा। बार बार एक ही बीटा पार्टिकल के क्वेश्चन आई जा रहे हैं। फिर वही बात, ये 5 दफा क्वेश्चन आया, मैंने बताया थोरियम 90 है, ये 91 में कन्वर्ट हो गया है। तो और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से एमिट हुआ है? फर्स्ट ऑर्बिट से, सेकंड ऑर्बिट से, वैलेंस शेल से, न्यूक्लियस से। तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के डिके से ये जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बना था, और ये वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हुआ है जो न्यूट्रॉन के डिके से बन रहा था। तो राइट ऑप्शन रहेगा बच्चों न्यूक्लियस। अगेन 27 पे आए। अब बीटा पार्टिकल इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग बीटा डिके। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ये तो बताया नहीं हुआ कि ये नेगेटिव बीटा है कि पॉजिटिव बीटा है। तो बेटे अगर नहीं बताया हुआ तो ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव बीटा डिके। ठीक है, अगर क्लियरली मेंशन नहीं है तो, और ज्यादा चांसेस भी नेगेटिव बीटा डिके के ही होते हैं। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिएगा, बीटा डिके के दौरान मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, तो मास नंबर तो रिमेन सेम होगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें एक का इजाफा हो जाता है। हमने देखा था जब भी नेगेटिव बीटा डिके होगा, जो नया एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाएगा? इजाफा, और उसके मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। देखें, ये बड़े आसान आसान क्वेश्चन नेगेटिव बीटा डिके से आए हुए हैं। फिर अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द नेगेटिव बीटा डिके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अगेन बीटा पार्टिकल निकल रहा है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में बताओ। तो बेटे याद रखिएगा, जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें एक का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा, जबकि मास नंबर क्या रहेगा? सेम रह रहा। ओके, तो ये देखो बार बार बेटे एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन फ्रॉम द नेगेटिव बीटा डिके। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें अल्फा और बीटा इकट्ठे पूछ रहा है कि कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकले। मैं आपको उस कहानी में लेके जा रहा हूँ। ड्यूरिंग अ रेडियो एक्टिव डिके, एक आइसोटोप है, एक एलिमेंट है एक्स, उसका नाम रखा, उसका अटोमिक नंबर है कितना भला? 90, और अटोमिक मास नंबर कितना है? 232 है। अब क्या हुआ, इसमें से 6 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल निकल गए। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसमें से जो 6 हैं वो अल्फा पार्टिकल निकले, और 4 क्या निकले? बीटा पार्टिकल। जो नया एलिमेंट बन रहा है उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर बताओ कितना होगा? बेटे जब भी वो बोले अल्फा इतने निकले बीटा इतने निकले, आपने सबसे पहले ये बात सुन लो, अल्फा की कैलकुलेशन करनी है, आसानी हो जाएगी। हो सकता है आपको बीटा कैलकुलेट ही ना करना पड़े। ओके, पहले देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं बेटे? 6 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। जल्दी बताओ, एक अल्फा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक मास नंबर में कितने की कमी आती थी? 4 की। अब 6 निकलेंगे तो कितने की कमी आ जाएगी? 24 की। यानी जो नया मास नंबर होगा ना, वो पहला बेटे मास नंबर कितना था? 232। 6 अल्फा निकले हैं, एक अल्फा से मास नंबर कितना कम होता है? 4। तो 6 से कितना हो जाएगा? 24 कम हो जाएगा। तो जैसे आप 232 में से 24 माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 208। अब देखो बीटा डिके से बेटे मास नंबर पे फर्क नहीं पड़ना। तो आपको गिवन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें मास नंबर कितना दिया हुआ है? 208 दिया हुआ है। तो आपको देखो बीटा की कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगी, आपने अल्फा डिके से ही आंसर पता लगा दिया। लेकिन बिल फर्ज अगर ज्यादा ऑप्शन में 208 लिखा होता, फिर एटॉमिक नंबर की कैलकुलेशन भी करना पड़ती। अब एटॉमिक नंबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। जल्दी बताओ, अगर 6 अल्फा पार्टिकल निकले तो एटॉमिक नंबर में 12 की कमी हो जाएगी ना? तो क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल से 2 की कमी होती है। तो पहले एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 90।
6 अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो इसमें से 12 मुझे क्या करना है, माइनस करना है। नए नए का जो मैथ है वो 78 आना चाहिए था अगर सिर्फ अल्फा निकल रहे होते, लेकिन टेस्टिंगली यहाँ पे बीटा भी निकल रहे हैं। और अभी पिछले तमाम सवालों में हम ये देख के आए कि हर बीटा पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा होता है। यहाँ पे 4 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर में 4 का क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। लिहाजा नया एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर 82 बनेगा, और मैथ नंबर कितना बनेगा, 208। तो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। और मैंने बताया कि अल्फा और बीटा पार्टिकल में पूछे तो पहले अल्फा की कैलकुलेशन कर लेनी है, हो सकता है आपको बीटा कैलकुलेट ही ना करना पड़े और आप आंसर पे पहुंचे। अच्छा, ये तो यहाँ पे बताया हुआ था इतने अल्फा निकल गए इतना बीटा निकल गए, तो एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर क्या होगा। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ एक एलिमेंट था, उसका पहले एटॉमिक नंबर इतना था, बाद में इतना हो गया, कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकले। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास यूरेनियम का आइसोटोप है, यूरेनियम है मेरे पास 92 और 238 वाला आइसोटोप है। और बेटे इसमें से कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिविटी हुई और कुछ पार्टिकल निकले, और ये इसके बाद लेड में कन्वर्ट हो गया। और अभी जो लेड है उसका एटॉमिक नंबर मैं कहता हूँ 82 है, और मैच नंबर जो है वो 206 है। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ अल्फा कितने निकले और बीटा कितने निकले। बेटे इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये भी बड़ी आसान कहानी है, सुन लें। आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला मैं अल्फा डीके में बता के आया हूं। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला बहुत आसान है, वो है जितना मैथ नंबर का डिफरेंस है उसको डिवाइड कर दो किससे भला, 4 से। बेटे देखो 238 से कितना हो रहा है, 206। बताओ मैथ नंबर का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 32 का आ रहा है, उसको डिवाइड करो किससे भला, 4 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 8। इसका मतलब है 8 हमारे पास निकल रहे हैं कितने, क्या भला, अल्फा पार्टिकल। तो एक ऑप्शन तो हो गया 8 अल्फा। लेकिन उसने बोला बीटा भी निकालो, तो बेटे बीटा का भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। मतलब कि जब भी आपको नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करने हो, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का फॉर्मूला सुन लें, वो होगा हमारे पास 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स माइनस जितना एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आया है। जल्दी बताओ बेटे, अल्फा पार्टिकल तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, कितने निकले हैं अल्फा पार्टिकल, बेटे 8 निकले हैं। तो 2 इंटू अल्फा पार्टिकल कितने निकले हैं, 8। अब बीच में से माइनस करना है जितना एटॉमिक नंबर का फर्क है। बेटे पहले एटॉमिक नंबर 92 था, अभी एटॉमिक नंबर कितना है, 82। दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो ये बना 16 माइनस 10, कितना आया, 6। इसका मतलब है लाजमी तौर पे 6 कौन से पार्टिकल निकले हैं, बीटा पार्टिकल। तो ये भी बेटे ट्रिक सीख लें कि जब भी वो कोई एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर देके पूछे कितने अल्फा निकलेंगे, तो अल्फा पार्टिकल की एमिशन के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों वो आपके सामने है, ये वाला यूज करना है। और एक दफा अल्फा पार्टिकल निकल आए तो बीटा पार्टिकल जो है उसकी कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से जो है वो कर सकते हो। तो ये वाली कहानी भी आपके सामने आ गई। ओके बच्चों, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये तो बीटा पार्टिकल से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे हमने डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, इट्स रियली सिंपल क्वेश्चन। अ सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियोइड हैज मास नंबर x decays by beta and alpha emission to a second nuclide of mass number t. Which of the following relates x and t? अच्छा हुआ क्या, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसका नाम, चलो मैं बोल देता हूँ, ये बी था। ये बी हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका मैस नंबर उसने बता दिया है कितना है, एक्स है। इसमें से निकला क्या, देखो इसमें से एक निकला अल्फा और एक निकला बीटा, ठीक है। तो जो नया एलिमेंट है समझ लो वो सी बन गया, और जो नया एलिमेंट बन रहा है ना उसका मैस नंबर है टी। जो नया एलिमेंट है उसका मैस नंबर क्या है, टी। अब वो पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला एक्स और टी को रिलेट कर रहा है। बच्चों पहले मुझे ये सोच के बताओ कि क्या बीटा डिके से मैथ नंबर पे फर्क पड़ेगा, नहीं तो बीटा डिके से तो मैथ नंबर पे फर्क पड़ना ही नहीं है। अच्छा अल्फा से पड़ेगा, जब अल्फा डिके होता है ना, तो जो नया मैथ नंबर आ रहा होता है, जैसे आज देखो नया मैथ नंबर क्या आ रहा है, टी। वो कैसे आएगा, पुराने वाले मैथ नंबर में हमें 4 क्या करना पड़ेगा, माइनस, ऐसा ही होता है ना। बीटा डिके से मैथ नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अल्फा डिके होता है तो जो नया मैथ नंबर आता है वो पुराने वाले में से 4 क्या करना पड़ता है, माइनस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो एक्स और टी को रिलेट कर रहा है, तो टी इज इक्वल टू बेटे क्या आ रहा है, एक्स माइनस 4 आ रहा है। यहाँ से जल्दी से एक्स की वैल्यू पता लगा लें, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी प्लस 4 आ जाएगी। तो लिहाजा हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 4 यानी अल्फा वाला राइट ऑप्शन होगा। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इनको भी देख लीजिएगा बच्चों। ओके, अब
ये वही क्वेश्चन है कि एक यूरेनियम है 90 और 232 है, इसमें से एक अल्फा निकल गया और एक बीटा निकल गया। तो एटॉमिक नंबर बताना है, मैथ नंबर नहीं बताना, एटॉमिक नंबर। तो चले मैं सिर्फ एटॉमिक नंबर ही लिखूंगा बेटे। यूरेनियम कितना है 90 और 232 वाला आइसोटोप है। इसमें से बच्चों पहले देखो क्या निकला, अल्फा निकला। जल्दी बताओ, जब अल्फा निकलेगा तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में दो की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और मैथ नंबर में कितना कम हो जाएगा, चार। तो मैथ नंबर 228 हो गया। खैर हमें मैथ नंबर की बात नहीं करनी है, इज टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक नंबर। अब क्या निकला, बीटा। बेटे जब भी बीटा निकलता है तो एटॉमिक नंबर में एक का क्या हो जाता है, इजाफा। तो जो ही आप 90 में से 2 माइनस करोगे तो 88, और उसमें एक और ऐड कर लोगे तो जो नया एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। और उसका जो मैथ नंबर बनेगा वो 228। खैर वो एटॉमिक नंबर का पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन होगा 89। ओके, अगेन कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अल्फा बीटा और गामा डीके से बच्चों आ रहे हैं। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है डब्ल्यू। चलें, इसमें से सबसे पहले निकला बीटा, फिर अल्फा, फिर अल्फा। और पूछा किसके बारे में जा रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक नंबर। अगेन आपको मैथ नंबर की बात नहीं करनी बेटे, किसकी बात करनी है, एटॉमिक नंबर। चलो समझ लो एटॉमिक नंबर था इसका जी, ठीक है। और वट एवर दैट मैथ नंबर, चले मैथ नंबर ए मैं कह लेता हूँ। अच्छा जल्दी बताओ बच्चों, सबसे पहले यहाँ से कौन सा पार्टिकल निकला, बीटा पार्टिकल निकला। बताओ जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो इसने उसको वाई से, सॉरी एक्स से डिनोट किया हुआ है। तो बीटा पार्टिकल के दौरान जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें एक की क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, और मैथ नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर देखो बच्चों कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल। आपको पता है जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो जो एटॉमिक मैथ नंबर है उसमें कितना कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा। और एटॉमिक नंबर में दो का क्या हो जाएगा बेटे, कमी हो जाएगी। ओके, तो मैं अगर नया एलिमेंट बनाऊं y, तो ये जो y बनेगा बेटे इसका एटॉमिक नंबर बनेगा z-1, और मैथ नंबर बनेगा कितना भला, a-4। खैर अगेन हमें मैथ नंबर की बात नहीं करनी, वी हैव टू टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर। और अब इसमें से फिर अल्फा पार्टिकल निकाल दो। तो बेटे अगर एक और अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में मजीद दो कम हो जाएगा। तो z-1 तो पहले ही था, मजीद दो कम करोगे और जो मैथ नंबर है बेटे उस वो a-4 था, तो मजीद 4 कम करोगे तो ये -8 हो जाएगा। खैर हमें एटॉमिक नंबर की बात करनी है। तो एटॉमिक नंबर में देखो कितने की कमी आ रही है, 3 की कमी आ रही है। तो डिक्रीजेस बाय 3 इज आवर राइट ऑप्शन। Students, let's move to the question number 33. A radioactive nuclide decays by emitting an alpha particle and a beta particle and a gamma particle. The change in nucleon number. जो न्यूक्लियन नंबर है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी इज के बीटा डिके से और गैमा डिके से मैथ नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मैथ नंबर पे फर्क पड़ता है सिर्फ अल्फा डिके से। और आप बताओ अल्फा डिके होने से मैथ नंबर में कितनी कमी आ जाती है, 4 की। तो जो न्यूक्लियन नंबर है वो मैथ नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अल्फा और बीटा डिके से मैथ नंबर, सॉरी गैमा और बीटा डिके से मैथ नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओनली अल्फा डिके इफेक्ट्स द मैथ नंबर। और इसमें कितने की कमी हो जाएगी, 4 की कमी हो जाएगी। Question number 34, diagram based question, UHS 2012. In a radioactive phenomenon observation in the figure where alpha particle deviates lesser than beta particle. हमने देखा अल्फा पार्टिकल का डिवीजन बीटा से कम होता है। तो उसकी वजह क्या है, तो उसकी वजह ये है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, नहीं चार्ज पार्टिकल तो बीटा पार्टिकल भी है बेटे। और अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है। ये इंतहाई गलत ऑप्शन है क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूट्रल नहीं होता। ओके, अल्फा पार्टिकल इज हैवियर, अल्फा पार्टिकल लाइटर। आपने पढ़ा जो अल्फा पार्टिकल है वो हैवियर पार्टिकल है। इसका मास 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। और बीटा पार्टिकल तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और आपको पता है जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। तो ये तो इवन प्रोटॉन से भी ज्यादा हैवियर है। तो खैर ये हैवी होने की वजह से कम डिफ्लेक्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन है बेटे। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो गैमा डिके से आ रहे हैं। तो जल्दी से गैमा डिके के बारे में दो तीन चीजें बता दूं ताकि आपको कहानी समझ आ रही हो। बेटे जब भी अल्फा और बीटा डिके होगा ना तो उस दौरान जब एनर्जी निकलती है तो न्यूक्लियाई एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैं एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जी इसका एटॉमिक नंबर है, ए इसका मास नंबर है, इसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है। स्टेरिक का मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट या हाई एनर्जी स्टेट में है। तो अब आपको पता है जो एक्साइटेड स्टेट है दैट इज नॉट अ स्टेबल स्टेट। एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी लेवल को हमेशा कम करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी लेवल को कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज।
और आपको पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं उनका कोई चार्ज या मास नहीं होता, तो जस्ट वो एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जो नया एलिमेंट होगा वो बनेगा एक्स ही, ना इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा, ना इसके मास नंबर में कोई चेंज आएगा, सिर्फ इसका चेंज आया है तो किसका चेंज आया है बच्चों, एनर्जी का। जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसकी एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियाई से क्या है, कम है। तो बच्चों ये गैमा डीके की कहानी है। जैसे मैंने बताया था अल्फा डीके के दौरान क्या बन रहे थे, आइसोडायफर्स। बीटा डीके के दौरान क्या बने थे, आइसोबार्स। द इंटरेस्टिंग स्टोरी इज कि जब भी गैमा डीके होगा तो याद रखिएगा गैमा डीके के दौरान, सुन लो ये बात, कि जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। पेरेंट एंड, मैं समझाता हूँ ये आइसोमर्स क्या है। पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई आर, बच्चों क्या हैं, आइसोमर्स हैं। अच्छा, आइसोमर्स वो होते हैं बेटा जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, सेम। चलिए मैं लिख देता हूँ, आइसोमर्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई का, मास नंबर भी सेम होगा, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी सेम होगी, बट देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ, उनका असल में फर्क होगा। तो बच्चों किस चीज का फर्क होगा, देयर विल बी डिफरेंस ऑफ एनर्जीज। हमेशा डॉटर न्यूक्लियाई की एनर्जी जो होगी वो पेरेंट न्यूक्लियाई से कम होगी। तो ये गैमा डीके की कहानी है। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है 35, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सरेज एंड गैमा रेज। बताओ एक्सरेज और गैमा रेज में बुनियादी फर्क क्या है। बेटा याद रखो जो एक्सरेज हैं वो न्यूक्लियस के बाहर से निकलती हैं इनर शेल ट्रांजिशन के जरिए। जैसे आपको याद होगा कि हम टंगस्टन या मोलिब्डेनम या रोडियम कोई भी मेटल लेते थे, तो उसके जब भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता था बच्चों किसमें भला, लो एनर्जी स्टेट में, तो वो क्या एमिट करता था, रेडिएशन एमिट करता था। और क्योंकि जो हैवी मेटल्स होती हैं उनमें एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा होता है, तो ये रेडिएशन भी बहुत ज्यादा एनर्जी वाली निकल रही होती हैं, और ये किस रेंज में आ रही होती हैं, एक्स रेज की रेंज में। तो बेसिकली जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस ड्यू टू, किस वजह से बच्चों, इनर शेल ट्रांजिशन। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा तो हैवी मेटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हाई एनर्जी वाली रेडिएशन निकलेंगे, वो एक्स रेज आ रही होंगी। जबकि जो गैमा रेज है ना, याद रखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा, तो इस दौरान कभी गैमा रेज नहीं निकल सकती। उसकी बेसिक वजह बताऊं क्या है, कि अभी तक हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके दो शेल्स का एनर्जी का गैप ऐसा हो कि वो गैमा रेज वाली जितनी एनर्जी निकाल सके, नहीं। तो गैमा रेज कहाँ से निकलती हैं, बेटे गैमा रेज बेसिकली, जो गैमा रेज हैं इनका ओरिजिन है, ये बेसिकली निकलती हैं कहाँ से भला, इनसाइड द न्यूक्लियस। और एक्सरेज कहाँ से निकल रही हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो बेसिकली बताओ, जो मेन डिफरेंस है एक्सरेज और गामा रेज के बीच में, वो एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का या ओरिजिन का। भाई एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस तो है ही, लेकिन बेसिकली जो दोनों का बुनियादी फर्क है बेटे वो क्या है, दोनों के ओरिजिन का। एक आउटसाइड द न्यूक्लियस इनर शेल ट्रांजिशन से प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरी इनसाइड द न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी के दौरान प्रोड्यूस हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 बेटे, एमिशन of gamma rays from protactinium radioactive element results into। बेटे अल्फा या बीटा डिके होने से पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई के एटॉमिक या मास नंबर में फर्क पड़ता है। गैमा डिकेज में सिर्फ एनर्जीज का फर्क पड़ता है, एलिमेंट का जो है वो नेचर चेंज नहीं होता। यानी अगर हम प्रोटेक्टिनियम था, अगर उसमें से गैमा पार्टिकल निकल जाएगा तो इट विल अगेन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोटेक्टिनियम, बस एनर्जी का फर्क पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन बच्चों बीटा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। इक्वेशन को कंप्लीट करना है। गैमा रेज निकल रही हैं और डॉटर न्यूक्लियाई बनाया हुआ है, डॉटर न्यूक्लियाई का आपको मास नंबर नजर आ रहा है, वो ए, एटॉमिक नंबर बी है। भाई अगर गैमा डिके होगा तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई आएगा उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डॉटर न्यूक्लियाई के जितना ही होगा, यानी इसका भी एटॉमिक नंबर बी और मास नंबर ए ही आएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। गैमा डिके से कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन आपको देखने में मिल रहे हैं। आपको तीन एडिशन दिखा रखी हैं, इनमें जो स्टेट जा रही है ये कौन सी रेडिएशन है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो बेटे गैमा रेज जो हैं इनके बारे में याद रखिएगा, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में ये पढ़ रखा है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये चार्जलेस होती हैं और ये मैसलेस होती हैं।
तो चार्ज ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ये डिविएट नहीं हो रही होती। तो लिहाजा गामा रेज जो हैं दे विल बी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो ये जो ए वन वाला पाथ है ये गामा रे को डिके कर रहा है। अगर आपसे पूछे अल्फा कौन सा है और बीटा कौन सा है, तो बेटे देखो एक नेगेटिव प्लेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो रही हो लाजमी तौर पे उन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और वो कौन सी होंगी, अल्फा। और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है उन पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और लाजमी तौर पे वो कौन सा पार्टिकल होंगे, बीटा पार्टिकल। तो इसमें जो पाथ नंबर 1 है वो गैमा को, पाथ नंबर 2 अल्फा को, और पाथ नंबर 3 जो है वो किसको शो कर रहा है, बीटा रेडिएशंस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा बेटे वो गैमा है, जो अनडिविएटेड गुजर रही हैं, अनडिफ्लेक्टेड गुजर रही हैं। अमंग द थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच हैव स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिट्रेशन पावर। अच्छा बच्चों, हमारी बुक में एक टेबल दे रखा है, उसमें बकायदा तौर पे उसने सारी कहानी हमें बताई है कि जो अल्फा बीटा और गैमा है ना, उसमें सबसे कम पेनिट्रेशन पावर जो है वो अल्फा की है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन कॉज करते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी तो आयोनाइज करने में लगा देते हैं, लिहाजा वो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर रहे होते। और आपको याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जो है वो बहुत ही क्या होती है, लो होती है। और अगर आप अल्फा पार्टिकल को रोकना चाहते हो तो आप एक सिंपल शीट ऑफ पेपर रख के भी अल्फा पार्टिकल को रोक सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं करते, क्योंकि ये सारी एनर्जी बच्चों लगा रहे होते हैं किसमें भला, आयोनाइज करवाने में। अब जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल से 100 टाइम्स कम होती है, लिहाजा उनकी पेनिट्रेशन पावर जो होगी वो 100 टाइम्स ज्यादा होगी। तो जो बीटा पार्टिकल हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी मॉडरेट होती है, यानी उनको पेपर से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, पेपर से गुजर जाएंगे। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगी, हमें एल्यूमिनियम की शीट यूज करना पड़ेगी। कितनी थिकनेस की, मिलीमीटर थिकनेस की शीट यूज करेंगे तब जाके रुकेंगे। और जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं बेटे वो बिल्कुल ही आयोनाइजेशन कॉज नहीं करते। तो इसका मतलब है वो सारी की सारा एनर्जी के साथ पेनिट्रेट कर रहे होते हैं। तो जो गैमा रेज हैं उनका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, मतलब अल्फा बीटा और गैमा में। और ये शीट ऑफ पेपर से भी नहीं रुकेंगे, इसके लिए एल्यूमिनियम की शीट लाएंगे तब भी नहीं रुकेंगे। इसके लिए आपको लेड की शीट जो हैवी एलिमेंट है, वो भी मिलीमीटर थिकनेस की नहीं, सेंटीमीटर थिकनेस की शीट जो है वो लगाना पड़ेगी स्टूडेंट। और इंटरेस्टिंगली अगर न्यूट्रॉन्स आ जाएं तो इवन न्यूट्रॉन्स का जो पेनिट्रेशन पावर है वो इवन हायर देन क्या है बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स। मतलब इनका अल्फा बीटा और गैमा में अमंग हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर जो है वो न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये मोर पेनिट्रेशन पावर देन गैमा रेस। तो गैमा रेस से भी ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो अगर मैं पेनिट्रेशन पावर का सीक्वेंस बनाऊं स्टूडेंट्स, तो दैट विल एक्चुअली बी, जो हाईली पेनिट्रेटिंग होंगे वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो न्यूट्रॉन का आएगा, फिर किसका आएगा बेटे, गैमा रेज का, फिर आएगा बीटा का, और सबसे कम पेनिट्रेशन पावर जो होता है वो किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का। तो ये सीक्वेंस अगर आपको पेनिट्रेशन पावर की कोई भी कहानी पूछे तो ये सीक्वेंस आपके सामने है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 40। आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ गैमा रेज इज। अभी मैं आपको बता के आया बेटे, या चले मैं उसी टेबल का रेफरेंस दे देता हूँ। मुख्तलिफ चीज़ों की आयोनाइजेशन पावर्स मुख्तलिफ होती हैं। जो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल की है। ये सबसे ज़्यादा आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन पावर मैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस बना देता हूँ। जो अल्फा पार्टिकल हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो है 10⁻⁴ एटम्स पर मिलीमीटर। यानी अगर कोई 1 मिलीमीटर थिकनेस का ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो ये उसके 10,000 एटम्स को आयोनाइज कर देंगे 1 मिलीमीटर के रीजन में। लेकिन यहीं अगर बीटा पार्टिकल आ जाते बच्चों, तो बीटा पार्टिकल का जो आयोनाइजेशन पावर है वो 100 गुना कम है। याद रखो 100 टाइम्स कम है, किससे भला, अल्फा पार्टिकल्स के। जो बीटा पार्टिकल हैं दे कैन ओनली आयोनाइज 10⁻² एटम्स पर मिलीमीटर। यानी जहां वो 10,000 को आयोनाइज करते थे, ये सिर्फ 100 एटम्स को आयोनाइज करेंगे। तो इसकी आयोनाइजेशन पावर 100 टाइम्स कम है। और गैमा रेज जो है वो बेचारे आयोनाइजेशन के हवाले से शरीफ हैं, तो ये ज्यादा आयोनाइज नहीं करेंगे। जो गैमा रेज हैं उनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ही कम है। ये जस्ट 1 एटम पर मिलीमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है ये आयोनाइज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन पावर्स, पहले मैंने पेनिट्रेशन पावर की बिना पे बनाया, तो अब आयोनाइजेशन पावर की बिना पे बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर है बच्चों अल्फा पार्टिकल की, फिर किसकी है,
बीटा की उससे कम और गैमा की इवन सबसे कम आयोनाइजेशन एबिलिटी होगी। ये बिल्कुल आयोनाइज एटम्स को कम तादाद में कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ गैमा रेज इज, जो गैमा रेज की आयोनाइजेशन कैपेबिलिटी है वो दोनों से ही कम है, अल्फा और बीटा दोनों से ही कम है। तो लेस देन बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41, आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई। बेटे आइसोटोप्स क्या हैं? ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर आप सबको पता है क्या होता है, सेम होता है, और जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा डिके होता है, याद करो, जब भी अल्फा डिके होगा तो जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, एक दूसरे के आइसो डायाफर्स होंगे। जो बीटा डिके होता है बच्चों, बीटा डिके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे के लिए आइसोबार्स होते हैं। और सिमिलरली हमने गैमा डिके के दौरान पढ़ा था कि गैमा डिके के दौरान जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उनका जस्ट एनर्जी का फर्क होता है, वो आइसोमर्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कभी रेडियो एक्टिविटी के दौरान सर आइसोटोप्स भी बन सकते हैं? बिल्कुल बच्चों बन सकते हैं। कैसे? देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान आइसोटोप भी बन सकते हैं। वो कैसे? बेटे आइसोटोप्स तब बनेंगे, याद रखो, मैं आइसोटोप्स की फॉर्मेशन का आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। आइसोटोप्स रेडियो एक्टिविटी के दौरान तब बनेंगे जब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स होंगे एमिट, वो ट्वाइस दैट ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। यानी बच्चों याद रखो, जब भी अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में बीटा पार्टिकल डबल तादाद में निकले तो हमेशा जो पेरेंट और डॉटर निकले होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोप्स बनेंगे। कैसे? जैसे समझ लो, चले मैं कहता हूँ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, चलें, इसका एटॉमिक नंबर है 92 और मास नंबर है 234। बेटे एक काम करते हैं, इसमें से पहले एक अल्फा पार्टिकल निकालते हैं। बेटे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 की कमी हो जाएगी। और मास नंबर में कितना कम हो जाएगा बेटे, 4 कम हो जाएगा, 230 आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, जितने मैंने बोला अल्फा निकालें, बीटा उससे डबल निकालो। बताओ, एक अल्फा निकला है तो बीटा मुझे अगर आइसोटोप बनाने हैं तो बीटा में कितने निकालूंगा, 2। अब जल्दी बताओ बच्चा पार्टी, कि अगर 2 बीटा पार्टिकल निकल दें, हर बीटा पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर में कितने का इजाफा होता है, 2 का। तो ऐसा होगा, 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं तो 2 का इजाफा हो जाएगा ना। तो इंटरेस्टिंगली जो नया एलिमेंट बनेगा बेटे, देखो उसका एटॉमिक नंबर पहले जैसा ही आ रहा है, 92 था, इधर भी 92 आ रहा है, लेकिन मास नंबर का फर्क आ गया। ये है बच्चों हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई और ये है हमारा डॉटर न्यूक्लियाई। देखो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी और मास नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, आइसो टोप्स हैं। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन के दौरान आइसोटोप्स भी बन सकते हैं, सिर्फ उसी सूरत में अगर क्या कहते हैं बीटा पार्टिकल की तादाद अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में क्या हो जाए बच्चों, ट्वाइस हो जाए। और अब आ गया रेडियो एक्टिविटी के बारे में आखिरी क्वेश्चन। बेटे यहाँ पे उसने बताया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है। याद रखिएगा, जो रेडियो एक्टिविटी है इसके बारे में याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस है। मतलब आप कंडीशंस को वेरी करके किसी को रेडियो एक्टिव नहीं बना सकते। तो ये एक्सटर्नल कंडीशंस, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की एक अलग कहानी है, लेकिन जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है ये एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती। तो याद रखो, आप टेम्परेचर चेंज कर लो, प्रेशर जो मर्जी चेंज कर लो, द रेडियो एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो emission of radiation from the radioactive substance depend upon both temperature and pressure, independent of temperature but depend upon pressure, independent of both temperature and pressure। राइट ऑप्शन इज चार्ली। ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी ना प्रेशर पे डिपेंड करेगी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन ना एब्जॉर्ब डोज के बारे में मिलेंगे, तो मैं आपको क्विक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली द एब्जॉर्ब डोज इज। तो जब भी हम रेडियोथेरेपी की बात करते हैं या हमारा रेडिएशन के लिए एक्सपोजर रहता है, तो एब्जॉर्ब डोज से मुराद है स्टूडेंट्स, एक्चुअली एब्जॉर्ब डोज इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बट एक्चुअली द एब्जॉर्ब डोज इज, जब भी हमारा रेडिएशन एक्सपोजर होगा तो उन रेडिएशन से जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होगी, तो डेफिनेशन है इसकी बेसिकली
एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। रेडिएशन एक्सपोजर के दौरान कोई भी पर्टिकुलर मास जो है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब डोज बोलते हैं। अगर आप एब्जॉर्ब डोज के लिए फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो बच्चों इसको डी ओ से डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली होता है किसके बराबर भला, एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होगा। और यहाँ से क्विकली आपको एब्जॉर्ब डोज के यूनिट्स जो है वो देख लेना है कि एब्जॉर्ब डोज के यूनिट्स क्या होंगे। तो बच्चों जो एनर्जी है उसके यूनिट्स आपको पता है जूल होते हैं, और मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं। तो एब्जॉर्ब डोज के जो यूनिट बनेंगे वो जूल पर किलोग्राम बनेंगे, और इसको आम लैंग्वेज में हम लोग ग्रे बोलते हैं। और ग्रे का जो सिंबल है वो जी, कैपिटल जी इंटू वाई है, ये ग्रे है। और स्टूडेंट याद रखिएगा ये असल में इसका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। लेकिन इसका एक ओल्ड यूनिट भी है जिसे हम रैड बोलते हैं। और रैड के बारे में याद कर लें कि जो रैड है, रैड स्टैंड्स फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। और एक कन्वर्जन है, ये भी पूछी हुई है पेपर में, कि जो वन रैड है वो 0.01 ग्रे के बराबर होगा। तो एब्जॉर्ब डोज इज एनर्जी पर यूनिट मास, और यूनिट्स आपने देख लिए, फॉर्मूला भी देख लिया। अब यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन देखें बेटे, एनर्जी रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एट द रेट ऑफ 1 जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी एब्जॉर्ब डोज की बात हो रही है एनर्जी पर। तो अभी आपने देखा बेटे जूल पर किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ग्रे है। रेड और ग्रे दोनों यूनिट है, येलो और सिल्वर इसके यूनिट नहीं है। लेकिन क्योंकि ऐसा यूनिट यानी जूल पर किलोग्राम की बात हो रही है तो ये हमारा आंसर गिरे आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़े। यहाँ पे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि कितनी एब्जॉर्ब डोज होगी, पर्सन का मास दे रखा है स्टूडेंट्स, और हमें एनर्जी एब्जॉर्ब दे रखी है। तो एब्जॉर्ब डोज जो है उसका जो एक्सप्रेशन है वो एनर्जी पर यूनिट मास है। स्टूडेंट्स एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, यू कैन सी इट इज 100 जूल। और मास कितना है स्टूडेंट्स, 2 kg है। तो 100 को 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 50 जूल पर केजी आ जाएगा। और आपको पता है जूल पर केजी को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा 50 ग्रे। एब्जॉर्ब डोज के क्वेश्चन है बेटे। 10 जूल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द 10 ग्राम ऑफ मास, व्हाट इज द एब्जॉर्ब डोज। अगेन यू हैव टू टॉक अबाउट द एब्जॉर्ब डोज। तो एब्जॉर्ब डोज इज अगेन एनर्जी पर यूनिट मास। तो देखो एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, 10 जूल की, मास है 10 ग्राम्स। तो बेटे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। मास हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। 1000 को इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं तो बल्कि ये 10 और 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और 1000 को इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं तो ये 1000 जूल पर किलोग्राम बनेगा। और जूल पर किलोग्राम को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे बोल रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा कितना वाला, 1000 ग्रे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ सॉरी विच ऑफ फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। आपने बताना है इनमें से कौन सा एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है। बेटे याद रखो सिवर्ट नहीं है, ये हमारा इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है। रॉन्जन भी इसका यूनिट नहीं है। क्यूरी तो बेटे हमने पढ़ा था एक्टिविटी का यूनिट है। तो इसके दो यूनिट हमने पढ़े हुए हैं, ग्रे और रेड। तो यहाँ पे ग्रे का ऑप्शन मौजूद है, तो ग्रे विल बी द राइट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज डी इज ग्रे एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू। तो आपने बार बार पढ़ा कि जो 1 ग्रे है बच्चों वो बराबर होता है किसके भला, 1 जूल पर किलोग्राम के बराबर होता है। तो जूल पर किलोग्राम वाला ऑप्शन देख लें हमारे पास कौन सा बनेगा, डेल्टा बनेगा। ओके, ये एब्जॉर्ब डोज के बड़े सिंपल क्वेश्चन है। होपफुली आपको एब्जॉर्ब डोज की कहानी समझ आ चुकी है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हैं किस चीज़ के बारे में, इक्वल डोज के बारे में। तो मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले ये आपको, बल्कि नहीं ये भी एब्जॉर्ब डोज का क्वेश्चन है, ये ले लें फिर इक्वल डोज पे चलते हैं। फॉर द रेडियोथेरेपी अ पेशेंट इज रिक्वायर्ड टू डबल द एब्जॉर्ब डोज, विच स्टेप मस्ट बी टेकन। हम चाह रहे हैं कि एब्जॉर्ब डोज डबल हो जाए। बेटे एब्जॉर्ब डोज जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, एनर्जी पे और मास पे। हम चाह रहे हैं कि पेशेंट की एब्जॉर्ब डोज डबल हो जाए। अब ऑब्वियसली हम पेशेंट का मास तो नहीं चेंज करेंगे, तो हमें एब्जॉर्ब डोज को चेंज करने के लिए उसकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम चाह रहे हैं एब्जॉर्ब डोज जो है वो डबल हो जाए, तो ऑब्वियसली हमें जो एनर्जी भेजना पड़ेगी रेडिएशन से वो भी कितना देना पड़ेगी, डबल। तो एब्जॉर्ब डोज को डबल करने के लिए हमें एनर्जी को क्या करना चाहिए, उसको भी डबल कर देना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी मस्ट बी हाफ, एनर्जी वाले ऑप्शन ही है। तो एब्जॉर्ब डोज और एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
तो अगर आप एब्जॉर्ब डोज को डबल करना चाहते हो तो एनर्जी को भी स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, डबल कर। तो आपने इक्विवेलेंट डोज एक फॉर्मूला याद कर लेना है। जो इक्विवेलेंट डोज है स्टूडेंट्स वो होती है किसके बराबर भला, एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय क्या भला, आर बी ई। आर बी स्टैंड फॉर रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। मुख्तलिफ फैक्टर्स के आर बी वैल्यू जो हैं वो दे रखी हैं, वो भी आपको याद करनी है। खैर बच्चों, याद रखो यहाँ पे अगर आप एब्जॉर्ब डोज जो है वो ग्रे में पुट करोगे तो जो आपके पास इक्विवेलेंट डोज आएगी ना वो सीवर्ट में आएगी। जो इक्विवेलेंट डोज है उसका एसआई यूनिट जो है वो सीवर्ट है। ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एब्जॉर्ब डोज ग्रे में पुट करोगे तो जो इक्विवेलेंट डोज है वो किस में आएगी, सीवर्ट में आएगी। और सीवर्ट इसका कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट है। अब याद रखिएगा, देयर इज एन अनदर यूनिट ऑफ द इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज का एक और यूनिट भी है, वो है रैम। जैसे उसका एब्जॉर्ब डोज का रेड है तो इसका एक ओल्ड यूनिट है रैम। और बेटे रैम तब आएगा जब आप एब्जॉर्ब डोज जो है वो किस में पुट कर रहे होगे, रेड में। तो मैं अगली कहानी ये बता रहा हूँ कि अगर आप एब्जॉर्ब डोज रेड में पुट करोगे तो इक्विवेलेंट डोज किस में आएगी, रैम में आएगी। और ये कन्वर्जन याद कर लो बेटे, जो 1 रैम है वो 0.01 सीवर्ट के बराबर है, क्योंकि कभी कभार आपको सीवर्ट को रैम में भी कन्वर्ट या रैम को सीवर्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। खैर ये तो मैंने कहानी बता दी, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसने बोला एक न्यूट्रॉन है, उसका आरबी फैक्टर उसने बता दिया है 10 है। आपको बताना है एक बंदा जो है वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जबकि उसका मैथ दे रखा है और इक्विवेलेंट डोज दे रखी है। अब बेटे एनर्जी के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था कि जो एब्जॉर्ब डोज होती है वो बेसिकली इक्वल होती है किसके भला, एनर्जी पर यूनिट मास के बराबर होती है। तो जल्दी से बताओ वो आपसे क्या पूछ रहा है, बताओ वो बंदा कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो बेटे एनर्जी एब्जॉर्ब का फॉर्मूला होगा एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय मास। अब उस पर्सन का मास तो दे रखा है 80 kg, बट पूरे डाटा में देखो कि हमें कहीं भी एब्जॉर्ब डोज जो है बच्चों उसने बताई नहीं। तो अब क्या करोगे भाई, एब्जॉर्ब डोज पहले पता लगाओगे। अब एब्जॉर्ब डोज पता लगाने के लिए बेटे मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखूंगा। जो इक्विवेलेंट डोज होती है वो किसके बराबर होती है, एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय आर बी ई। ओके, आज हमें आरबी फैक्टर बताया हुआ है कितना है, 10 है। इक्विवेलेंट डोज बताई हुई है देखो कितनी है बच्चों, 400 रैम। अच्छा मैंने देखो ऊपर आपको बताया था कि जब भी इक्विवेलेंट डोज आप रैम में पुट करोगे, याद करो जरा, तो हमारी एब्जॉर्ब डोज तो आ जाएगी, लेकिन एब्जॉर्ब डोज ग्रे में नहीं आएगी बच्चों, किस में आएगी, रेड में। तो चलो एक दफा रेड में पता लगाते हैं। ये जीरो और जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जो ही आप जीरो और जीरो कैंसिल करोगे तो यहाँ से हमारा जो एब्जॉर्ब डोज का आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। और जब मैंने बोला इसको रैम में पुट कर रहे होगे तो एब्जॉर्ब डोज किसमें आएगी, रेड में। तो एब्जॉर्ब डोज का आंसर आ गया 40 रेड। ओके बच्चों एब्जॉर्ब डोज आ गई, लेकिन आप एब्जॉर्ब डोज यहाँ पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऐसा ही यूनिट में पुट करनी है। तो बेटे हमने कन्वर्जन देखी थी, बताओ जरा कन्वर्जन क्या थी, कि जो 1 रेड होता है वो 0.01 ग्रे के बराबर होता है। तो 1 रेड की जगह आप 0.01 ग्रे जो ही पुट करोगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.4 ग्रे आ जाएगा, और हमें ग्रे में चाहिए। तो अब बेटे हमारे पास एब्जॉर्ब डोज जो है वो आ चुकी है, कितनी है, 0.4 ग्रे। और मास ऑफ दैट पर्सन जो है वो कितना है, 80 kg है। तो इसको लिख लो 4 × 10⁻⁻1, और इसको लिख लो 8 × 10⁻⁻1। तो ये +1 और -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32। चूंकि सारी चीजें ऐसे यूनिट में पुट की हैं लिहाजा आपका एनर्जी का यूनिट भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा, यानी जूल में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। बेटे ये है कौन कौन सी जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन सी जो है वो बीमारियों के ट्रीटमेंट में यूज हो रहे होते हैं, वो जल्दी से देख लो बेटे। सबसे पहले हमारी बुक में बताया हुआ है कि जो सोडियम 24 है, ठीक है, जो सोडियम 24 है ये किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी के लिए यूज हो रहा है। फिर बेटे वहीं पे हमारे पास बताया हुआ है कि जो आयोडीन 131 है ये थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए, ठीक है, उसके लिए थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए यूज हो रहा होता है। सिमिलरली जो कोबाल्ट 60 से निकलने वाली कौन सी हैं, गैमा रेज हैं, ये यूज होती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जनरल कैंसर। ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही होती हैं। और सिमिलरली बेटे फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 ये दोनों यूज हो रहे होते हैं किस चीज के लिए भला,
स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो ये बस सिंपल स्टोरी है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इनको याद कर लें। विच वाइल यूजिंग रेडिएशन थेरेपी कैंसरियस थायराइड इज ट्रीटेड विद। तो बेटे हमारी बात हुई है कि थायराइड ग्लैंड के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, आयोडीन 131 यूज कर रहे होते हैं। ओके, radioisotope which is used to combat the cancer of the thyroid gland। अगेन थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए कौन यूज हो रहा होता है बेटे, आयोडीन 131। बहुत दफा ये क्वेश्चन आया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। भाई मुख्तलिफ आइसोटोप है आयोडीन के, और थायराइड के लिए कौन सा यूज हो रहा होता है, 131 वाला। अगेन देखें, द आइसोटोप ऑफ आयोडीन 131 इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड कैंसर। देखें एक ही सवाल बार बार रिपीट होके आ रहा है बेटे, और अगला क्वेश्चन फिर यही है। The isotope of iodine 131 is used in the treatment of the thyroid के कैंसर के लिए बेटे यूज हो रहा है। और नेक्स्ट देखें, which of the following is used to estimate the circulation of the blood। तो बेटे ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, सोडियम 24 यूज कर रहे होते हैं। और कोबाल्ट 60 मैंने बताया ये सोर्स है बेसिकली किसका भला, गैमा रेज का। और आखिरी क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉज सीवियर क्रॉप डैमेज। बिल्कुल ये क्रॉप डैमेज कर रहे होते हैं। उसके अलावा सनबर्न, स्किन कैंसर, ये सारा हाई अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है तो हो रहा होता है। और डिके ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ जी उनमें म्यूटेशन होती है। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, इनको एक में चूज करेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज का होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक जो एंड हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करें। और इस तरह की मजीद वीडियो जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 15 साल के पास पेपर की तमाम वीडियोज अवेलेबल हैं, आप कोई भी देख सकते हो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आ रही होगी वो आपसे रेलिवेंट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। तो अगर आपके रेलिवेंट होगी तो आप उसको जरूर देख रहे होगे। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।